चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन है ना। ओके। सो मैं बता देता हूँ। सो दिस सेशन ये कम्प्लीटली फॉर्मल नहीं है, एंड फॉर्मल एंड फॉर्मल मिक्स टाइप मान सकते हैं। एंड आई एम हैविंग लाइव इंटरेक्शन विथ यू। आप लोग अपनी क्वेरी भी पुट अप कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस एट माई बेस्ट। एंड लैंग्वेज के लिए बोल देता हूँ कि मैं दोनों भाषा यूज़ कर लूँगा, इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि कोई अगर साउथ इंडिया से हो या नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर रिमोट एरिया से हो तो उनको इशू नहीं आए। एंड हिंदी नदन बेल्ट वालों के लिए सो दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड इन केस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आए तो लेट मी नो, है ना। एंड तो मैं पहले बताता हूँ, मेरे को कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दी गई है, सो आई विल ट्राई टू एड्रेस दैम। एंड आई थिंक एंड आई होप कि उन लिस्ट से सारे क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करूंगा उनसे आपकी क्वेरी काफ़ी रिजॉल्व हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट आप लोग अपनी क्वेरी पुट अप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस दैम, है ना। सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेरीज जो मुझको दी गई थी। ओके। एंड थैंक यू फॉर ऑल यू पीपल हैव जॉइंड, एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हम्म सो आई हैव दिस लिस्ट, आई विल ट्राई टू एड्रेस दैम। हाँ, ओके, आई फाउंड इट। हम सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव माई इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तपेंद्र मीना है, एंड मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने मेरी ग्रेजुएशन एमबीए में इंजीनियरिंग कॉलेज से करी है जोधपुर में, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था 2018 में, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो देन अगेन आई अपीयर्ड, एंड सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। एंड मुझे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस एलोकेट हुई थी, ग्रुप ए सर्विस है। सो आपको पता ही होगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको मल्टीपल सर्विसेज एलोकेट हो सकती है, लाइक चॉइस आपकी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईसीएएस, आईडीएएस, आईडीईएस। सो 18 to 20 सर्विसेज हैं। सो कोई दिक्कत अगर आपको हो तो और बता सकते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ओके। सो आपके यूपीएससी जर्नी के बारे में बताइए। सो एज मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कॉलेज के बाद मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। एंड आई कैन से कि फाइनल ईयर में मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था, मतलब कभी कभार एनसीईआरटी बुक देख लेता था सेमेस्टर्स के गैप में। एंड आफ्टर दैट मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, एंड दिल्ली में मैंने प्रिपरेशन करी थोड़े टाइम के लिए। सो आफ्टर दैट आई शिफ्टेड बैक टू होम। उसके बाद मैं दोबारा घर आ गया था। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया। एंड मैंने ज्वाइन नहीं करा था इमीडिएटली सर्विस को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे चला गया था मैं। एंड देन फोर्थ अटेम्प्ट के टाइम मैंने ज्वाइन कंटिन्यू करी थी सर्विस, तो अपेयर नहीं किया। सो दिस इज हाउ लाइक माई जर्नी थी। 4 साल लग गए काफ़ी, मतलब सिलेक्शन में तो 2-3 साल ही लगे, बट अभी 4 साल हो गए थे तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते। ओके। सो ये लाइक मेरी जर्नी थी यूपीएससी की, जो मैंने आपको बताया कि सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। ओके। नाउ वी आर कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। ओके, वी विल नॉट वेस्ट योर टाइम ऑल्सो, आपका भी टाइम बहुत प्रीशियस है। एंड आपने प्रीलिम्स जीएस 1 एंड जीएस 2 सी सेट की तैयारी कैसे की? ओके, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो पहले आई विल गो फॉर सी सेट एंड देन आई विल गो फॉर जीएस 1, बिकॉज इन दिनों सी सेट का पैटर्न काफ़ी टफ हो गया है, एंड पीपल ऑफन गेट फेल्ड इन दैट एग्जाम सिंस वो इसका हल्के में ले लेते हैं। तो प्लीज़ इट्स माई जेन्यून रिक्वेस्ट, सी सेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लें। एंड इवन इफ़ यू कम फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड और एक्सेप्शनल आईआईएम वालों को नहीं करेंगे तो उनका थोड़ा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहता है, बट आईआईटी एंड एनआईटी एंड एम्स एंड वाट एवर कॉलेज यू कम फ्रॉम, डोंट थिंक यू कैन क्रैक सी सेट विदाउट स्टडिंग। सो सी सेट को हल्के में नहीं लें, सीधा सिलेबस एंड सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न कि यूपीएससी किस तरीके से पैटर्न चेंज कर रही है सी सेट का कंटिन्यूसली, एंड मैथमेटिकल क्वेश्चंस टफ होते जा रहे हैं। एंड जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं पैसेज वाले, उनमें भी जो इन्फ्रेंसेस वाला पार्ट है वो काफ़ी टफ कर दिया है। सो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। एंड इफ़ यू आर टू वीक एंड यू फील लाइक यू विल नॉट मेक इन टू दिस सी सेट, तो यू कैन जॉइन ऑनलाइन क्लासेज ऑल्सो। यूट्यूब पे यू कैन सी वीडियोस। मैंने सी सेट के लिए सच कोई कोचिंग नहीं करी थी। एंड एक मिस्टेक मैंने करी थी कि मैंने टेस्ट सीरीज ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी सी सेट के लिए, एंड मैं काफ़ी बॉर्डर पे पास हुआ था। सो आई विल टेल यू माई स्कोर 69.5 स्कोर था सी सेट में।
ऑल्सो आई स्कोर 67.5, बिल्कुल बॉर्डर पे पास हुआ था। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैंने आपको बताया ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि सी सेट को हल्के में नहीं लें, ठीक है? सी सेट को हल्के में नहीं लें। एंड देखिए सिलेबस पैसेज वाला होता है, एनालिटिकल रीजनिंग है, वेन डायग्राम्स हैं, इन सब की मतलब आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, मतलब इनको हल्के में नहीं लें, टेस्ट सीरीज आप देते रहें। तो सी सेट का ऐसा कोई बुक नहीं है, मैं कहूँगा मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती है, फ्री में आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उनको सॉल्व करें। एंड आई थिंक प्रीलिम्स 28 मई को है, तो यू शुड स्टार्ट योर सी सेट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ओनली, बिकॉज ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, फिर GS1 का लोड बढ़ेगा, तो अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। Now I will come to GS1 prelims. Okay, let's divide it into two parts. First is static and then is current affair. So static में I think not to be mentioned is, चलो मैं mention कर देता हूँ since there might be new candidates also here, beginners. So NCERT के लिए काफ़ी फोकस किया जाता है, एंड स्पेशली ओल्ड एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे RS शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, सतीश चंद्रा की है, या बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया है, तो सी अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर स्टेज पे हैं, लाइक मतलब फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग फ्रॉम एनी बैकग्राउंड जहाँ पर आप दूर दूर तक हिस्ट्री से नहीं रिलेटेड है, और यू कैन से इवन इफ यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आपको इशू ज़्यादा आ रहा है समझने में, तो आप 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज ओनली रिकमेंडेड फॉर दोस्त जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में। बट आई विल से कि अगर आप 11th 12th की पढ़ लेंगे तो इट विल कम्प्लीटली सफाइस योर नीड्स। सो हिस्ट्री स्टैटिक पार्ट में हिस्ट्री के हमने ओल्ड एनसीईआरटी का। फॉर ज्योग्राफी आप न्यू एनसीईआरटीज रेफर करिए, ओल्ड एनसीईआरटीज रेफर नहीं करिए। Mahendra, I know you are preparing for IRS, but let me complete the queries which have been put up by majority of candidates. So सेशन में बता दूँ, रिपीट कर देता हूँ। आई हैव दैट लिस्ट एंड मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एम्पल ऑफ टाइम कि आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, एंड आई विल एड्रेस देम, नो इशू। ना मैं जल्दी में भाग रहा हूँ ना आप कहीं जा रहे हैं, आई विल एड्रेस देम, डोंट वरी। सो कमिंग बैक टू हिस्ट्री, सो सॉरी ज्योग्राफी में आप न्यू एनसीईआरटीज पे फोकस रखिए, एंड यहाँ पर आई विल से कि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। एंड इकोनॉमिक्स में आई थिंक 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, एंड 11th या 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स को यू कैन अवॉइड, मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्लीज डोंट अवॉइड, मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के जाना, ह्यूमन ज्योग्राफी और ये सब रिलेटेड है इकोनॉमिक्स। एंड पॉलिटी में आई विल से कि 6th 7th 8th क्लास की कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको। पॉलिटी में आप इन 11th क्लास की एक बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, प्लीज़ वो ज़रूर पढ़िए, उसको ज़रूर पढ़े। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत से स्टार्ट कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत के ऊपर कोई बुक नहीं है, DD बसु एंड आई नो बहुत सारी बुकें होंगी मार्केट में, बट लक्ष्मीकांत इज स्पेसिफिकली मेड फॉर यूपीएससी, DD बसु इज फॉर लॉयर्स। सो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एग्जाम, क्वेट वगैरह, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जहाँ पर हमारे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी है, ना कि लॉ है। लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है प्रीलिम्स में, सो प्लीज DD बसु की साइड ना जाए, एंड यू कैन गो, इट्स योर चॉइस, बट पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत को रेफर करें। सो वर्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसी स्टैटिक पार्ट का जो रिलेवेंस है वो इतना नहीं है जितना करंट अफेयर का है। सो यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं 11th 12th की क्लास, ओनली सेलेक्टिव चैप्टर्स। सो पहले ही बता दूँ, सेलेक्टिव चैप्टर्स फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी पार्ट आता है। सो बायोलॉजी के अंदर आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़ें, बॉडी के ऑर्गेन्स वगैरह से ज़्यादा नहीं पूछा था, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए, सेल, मॉलिक्यूल्स और ये सब बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप करंट अफेयर जब पिकअप करेंगे तो वहाँ पर आप और एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे, जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड मतलब साइंस टेक्नोलॉजी का तो डोमेन यू नो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डीप फेक्स। सो आई एम प्रीटी श्योर कि साइंस टेक तो करंट अफेयर डोमिनेटेड रहेगा, सो नो इशू इन दैट। आई थिंक स्टैटिक में अगर कोई सब्जेक्ट मेरे से मिस आउट कर रहा हो तो प्लीज लेट मी नो आप कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ उतना बता रहा हूँ आपको। हाँ, हिस्ट्री में एक चीज़ जरूर कर सकते हैं आप, अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटीज भी आप रेफर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर एंशियंट इंडिया एंड मिडाइवल इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा बेस्ट है। ओके, सो लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ GS1, दैट इज द करंट अफेयर्स।
सो करंट अफेयर्स के लिए जैसा कि आप सुबह उठते हैं तो आपको नाश्ता करना होता है, तो नाश्ते के बिना आपका दिन नहीं चल सकता, या खाना खाना होता है, लंच के बिना आपका दिन नहीं कटेगा, डिनर के बिना आपको नींद नहीं आएगी। सिमिलरली न्यूज़पेपर के बिना आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा। सो मे बी अदर पीपल आपको कुछ और रिकमेंड करें कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, बट आई विल से न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में। प्लीज यार एक सेकंड, आई हैव टू पॉज दिस, आई एम रिसीविंग एन अर्जेंट कॉल, प्लीज प्लीज फॉर 1 मिनट, है ना, एक सेकंड प्लीज। पॉज कहाँ से होता है यार? ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड प्लीज, सॉरी सॉरी फॉर द ऑप्शन। हेलो। हाँ, ओके ओके, आई अपोलोजाइज, जेन्युइनली सॉरी, इमरजेंसी कॉल था थोड़ा। सर्विस में यही रहता है, कहीं ना कहीं ऑफिस से कॉल आ जाता है, सॉरी अगेन। है ना, कंटिन्यू करंट अफेयर पे। सो करंट अफेयर में न्यूज़पेपर आपको देखिए डेफिनेटली पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर को प्लीज नहीं पढ़ें। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से आपकी चॉइस है, कोई सा भी पढ़ सकता है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मैं हिंदू पढ़ता था एंड आज भी हिंदू ही पढ़ता हूँ। एक्सप्रेस इज गुड, आई एम प्रिटी श्योर, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं हिंदू पढ़ता था। देन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू न्यूज़पेपर उनको समझने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो लोग करंट अफेयर मैगजीन को फॉलो करिए। करंट अफेयर मैगजीन कोई सी भी हो सकती है, विजन की हो सकती है, राव आईएएस की हो सकती है, एक मतलब मल्टीपल कोचिंग्स की है। मैं करंट अफेयर मैगजीन ज़्यादा नहीं पढ़ता था, सो आई विल नॉट गो टू दैट साइड। एंड मोस्टली मेरा हिंदू न्यूज़पेपर डेली कवर अप करता था। एंड नोट्स का अगर आप बोलेंगे कि हिंदू से अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो डेली बेस पे, देखिए बिगनिंग स्टेज में नोट्स बनाना टफ रहेगा। बिगनिंग स्टेज में आप नोट्स मत बनाइए, एटलीस्ट 2-3 महीने पढ़िए न्यूज़पेपर को, एंड धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस देखिए एंड पीवाईक्यू देखिए, उसमें से देखिए कि किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, देन उन टॉपिक्स को हिंदू से आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल बोलना चाहते हैं, जैसे इंदस वैली, सॉरी, इंदस वाटर ट्रीटी, तो हिंदू में एक हेडलाइन आई थी रिसेंटली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंट अ नोटिस टू पाकिस्तान गवर्नमेंट टू मॉडिफाई द इंदस वाटर ट्रीटी। सो सी करंट अफेयर यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया हिंदू। सो स्टैटिक में जब आप जाते हैं, जो आपका GS1 का मेंस का सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स हो करंट अफेयर हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें करंट अफेयर में कवर होती है। तो हिंदू में IWT के ऊपर पूरा बोला गया है कि IWT क्या है, व्हाट इज द रीजन कि गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई करना चाहती है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है 3, कि परमानेंट इंटरेस्ट कमीशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड आर्बिट्रल कोर्ट। तो पाकिस्तान ने क्या किया, बाईपास कर दिया एंड दो स्टेप्स को कंटिन्यूसली पैरेलली चला रहा है, जबकि बाय ट्रीटी वो स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। सो दे हैव वायलेटेड द ट्रीटी। सो नाउ इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी विल नेगोशिएट इट ऑन आवर टर्म्स, एंड ऑल्सो पाकिस्तान इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहा है, सो उनकी गवर्नमेंट पे प्रेशर भी काफ़ी है मानने के लिए। सो सी दिस इज हाउ हिंदू रिलेट्स टू दी प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में ऐसा तो एनालिसिस नहीं आएगा, ये मेंस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया था, बट प्रीलिम्स में IWT के प्रोविजंस हुए कि रिसेंटली इन द वाटर ट्रीटी वाज इन द न्यूज, तो उसमें हो सकता है 4 ऑप्शन दे देंगे वो, देन आपको मल्टीपल चॉइस में बोल देंगे बताइए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स में से कौन से मैकेनिज्म IWT के अंदर हैं। तो जैसे परमानेंट इंटरेस्ट कमीशन है, एंड न्यूट्रल एक्सपर्ट बाय वर्ल्ड बैंक है, एंड आर्बिट्रल कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हैग में है। तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हिंदू से आप रिलेट कर सकते हैं करंट अफेयर को। हिंदू आपको पढ़ना है, मंथली मैगजीन अगर आप बिगनिंग स्टेज में रेफर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए। Since prelims is approaching, so I will not go for the monthly magazine, but I will recommend you कि आप PT 365 रेफर कर सकते हैं, विजन IAS की PT 365। सिमिलरली राव आईएएस की कॉम्पैक्ट करके बुक आती है, जहाँ तक मुझे ध्यान है सब्जेक्ट वाइज, वो भी काफ़ी अच्छी आती है, बट मैं PT 365 ही पढ़ता था। सो दिस इज आवर प्रीलिम्स का GS1 का स्टैटिक एंड करंट अफेयर एंड सी सेट अपन ने कवर कर लिया है। एंड इस सेशन के बाद आई विल गिव यू टाइम कि आप अपने क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं। तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपके कमेंट पर भी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव दिस कि पहले इन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर दूं एंड देन वी कैन शिफ्ट टू योर पर्सनल क्वेश्चंस आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मेंस ऐसे की तैयारी कैसे की। ओके, सी देन वी विल गो फॉर। ओके, आई विल शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे का अपन बाद में एड्रेस करेंगे, बिकॉज ऐसे आप तभी लिख पाएंगे जब GS 1 2 3 4 पे आपकी कमांड अच्छी होगी। GS 1 2 3 4 मेंस की तैयारी कैसे करें।
सी मेंस में अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिलेबस देखिए, वापस से जाइए, जीएस 1 2 3 4 का पर्टिकुलरली सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने। रीजनलिज्म, कम्युनिज्म पेपर 1 में है, सोसाइटी, विमेन्स एम्पावरमेंट, पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी, साइंस टेक एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, फोर्थ में एथिक्स इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें हैं। तो आप सिलेबस देखिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, एनालाइज करिए किस तरह का पैटर्न आ रहा है। 2010 के बाद काफी चेंज हुआ है पैटर्न, सो उन चीजों को थोड़ा देखिए। एंड देन अगेन आप इसको स्टैटिक एंड करंट अफेयर में डिवाइड करिए। तो स्टैटिक वाला पार्ट एंड करंट अफेयर को देखिए, डिवाइड करने का मेरा मतलब है समझने के लिए डिवाइड करिए। इसकी तैयारी इंटीग्रेटेड ही होगी, सेपरेटली नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसमें कोई स्टैटिक नहीं है, वो कम्प्लीटली डायनामिक है। स्टैटिक क्या हो सकता है? स्टैटिक हो सकता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान है, तो इसके अंदर कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो वो क्या है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ये स्टैटिक मैं ही मान सकते हो इसको, इन द सेंस कि इतने सालों से चला आ रहा है कि अब ये स्टैटिक चीज बन गई है, रोज बदल नहीं रही है, हो ही रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। चाइना के साथ आप देख सकते हो बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत पहले से चल रहा है, तो स्टैटिक पार्ट में है वो, तो आपको आना ही चाहिए। हाँ हाँ, आई विल कम फॉर सोर्स ऑफ सिक्योरिटी साइंस एंड डोंट वरी, आई विल एड्रेस देम आल्सो। सो देखिए, जीएस 1 के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आप जीएस 1 का टॉपिक वाइज बना लीजिए कि सोसाइटी की टर्म्स जितनी भी मेंशन है सिलेबस के अंदर, जैसे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, और इन्वायरमेंट में से क्रिटिकल रिसोर्सेज के ऊपर आता है, चेंजेस इन क्रिटिकल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस सेकंड का है। सो फर्स्ट में आई थिंक और भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, 1.5 पेज, 1.5 या 2 पेज मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ले लीजिए, एंड देन ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के बाद आप लिख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज आप पीवाई क्यू अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि यूपीएससी ने काफी क्वेश्चन बोला है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट विमेंस के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कल्चर के ऊपर एंड सोसाइटी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर एंड फार्मर्स के ऊपर, रूरल इंडिया के ऊपर एंड ऑल्सो फैमिली के ऊपर, सोशोलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सी ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट एरिना में जाके यूपीएससी इम्पैक्ट पूछ रही है, तो आपको नोट्स पहले ही बना के रखने होंगे। फॉर एग्जांपल वुमेन्स का ले लीजिए, तो ग्लोबलाइजेशन का वुमेन्स पे क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आप दोनों कंसीडर कर सकते हैं। तो नोट्स में 2 सेक्शन बना लीजिए, वन साइड पॉजिटिव लिख लीजिए वुमेन पे इम्पैक्ट, एंड वन साइड नेगेटिव लिख लीजिए। पॉजिटिव में लिख सकते हैं कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली उनको, इकोनॉमिक जो है एम्पावरमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक एम्पावर्ड से सोशल एम्पावरमेंट भी होता है, एंड उनको घर से बाहर आने के जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है, इकोनॉमी में हिस्सा ले रही हैं। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं, वो विदेश भी जा रही हैं लड़कियां, बाहर से एजुकेशनल वैल्यूज को बढ़ावा मिला है। वी टू मूवमेंट फॉरेन से आया है, मतलब यूएसए में चला था तो हमारे यहाँ पे आया, तो एक सोशल इम्पैक्ट भी है उसका वुमेन के ऊपर। एंड देन आप नेगेटिव इम्पैक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में ये है कि कंज्यूमरिज्म की वैल्यू है, ऑब्जेक्टिफिकेशन की वैल्यूज है, ये इंडियन सोसाइटी में आगे कभी थी ही नहीं हमारे यहाँ पे। हम महिलाओं को आदि शक्ति के तौर पे देखते हैं। अगर आपने सुना हो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में है कि शिव जी को, पार्वती को आधा हिस्सा माना गया है, नारी शक्ति के रूप में देखा गया है, एंड महिलाओं को हर हिस्से में जो है पुरुष के बराबर माना गया है। 50-50 का दर्जा दिया गया है, लाइक जितना एक पुरुष है उतना एक महिला है, दोनों बराबर है। बट फॉरेन एलिमेंट जो हैं, फॉरेन वैल्यूज हैं, वो आ गई है, कंज्यूमरिज्म एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन, कमोडिफिकेशन, इस तरह के, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो ये आप नोट्स बनाइए। सिमिलरली आप जीएस 2 में जाएंगे, जीएस 2 में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी कुछ पोर्शन स्टैटिक का है, कुछ पोर्शन करंट अफेयर का है। तो स्टैटिक में जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हुई, सोशल जस्टिस हुआ, तो इन पे आप बेसिक नोट्स बनाइए। ये टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस के अंदर, इनके आप स्टैटिक नोट्स बना लीजिए। इसके करंट अफेयर में क्या हो सकता है, सी करंट अफेयर में बताता हूँ आपको। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे स्टैटिक में दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आप सीएजी पढ़िए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही अब करंट अफेयर में आपको बताता हूँ रिसेंट क्या है। सो स्टैटिक में आपने बना लिया चैलेंजेस क्या है ईसीआई के अंदर, क्या वे फॉरवर्ड है, सेकंड एआरसी का, ये सब। अभी रिसेंटली रिमोट ईवीएम की बात करिए ईसीआई ने, कि भाई जो माइग्रेंट्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर रहते हैं, तो उनको वोट नहीं दे पाते अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके, तो उनके लिए रिमोट ईवीएम हम लगाएं। तो ये ईसीआई का ये एक करंट अफेयर बन रहा है यहाँ पर, मतलब वो एक न्यू चीज है, जो नया डेवलपमेंट है। पहले हम ईवीएम यूज करते थे, अब रिमोट ईवीएम लेके आ रहे हैं, तो एक ईसीआई का कंसेप्ट है, ईसीआई लेके आ रही है इसको। तो ईसीआई, या फिर यू को इलेक्शन, फ्री एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये सारे टॉपिक रिवाइव हो जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर में इन इश्यूज को भी
कवर करना है। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, प्रीलिम्स के लिए तो डेफिनेटली बेस्ट है। एंड पेपर टू जो आपका GS2 है मेंस, इसके स्टैटिक पार्ट के लिए लक्ष्मीकांत अच्छी है, बट करंट अफेयर का सोर्स मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। ओके, करंट अफेयर मैं पहले बताता हूँ। स्टैटिक पार्ट की जितनी भी बुक्स हैं वो प्रीलिम्स वाली सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे तमिलनाडु बोर्ड हुई, ओल्ड एनसीईआरटी हुई, लक्ष्मीकांत हुई, एंड आपकी ज्योग्राफी की बुक्स हुई। इसके अलावा PYQ के सॉल्व जो पेपर्स आते हैं, सॉल्व बुक आते सॉल्व पेपर्स आते हैं ना, जैसे अरिहंत के आते हैं, आई थिंक विजार्ड के आते हैं, तो ये मार्केट से आप ले सकते हैं। एंड इनको प्लीज रेफर करिए। ओके, राज लोनर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। सी यार, मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ से थोड़ा हिंदी बेल्ट से आते हैं, सो आई एम ट्राइंग कि आई एम स्पीकिंग इन बोथ लैंग्वेजेस बाईलिंगुअली। सो काइंडली सॉरी अगर इफ यू आर फीलिंग एन इशू, बिकॉज इफ आई गो कंप्लीट इंग्लिश देन हिंदी पीपल विल से दैट हिंदी में बोलिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट बोथ थिंग्स, सो आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज on that behalf. I respect diversity of India, so I will come back to the polity part. तो पेपर टू का तो सी स्टैटिक पार्ट में सेम बुक्स रहेंगी जो प्रीलिम्स में थी, एंड सेम मेंस के अंदर फॉलो करनी है। करंट अफेयर के लिए मेंस 365 की मैगजीन आती है, विजन आईएएस की मेंस 365 की। आई थिंक वो यूपीएससी के अंदर मेंस के लिए करंट अफेयर में बेस्ट सोर्स है इन माय ओपिनियन। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरम आईएएस ने भी अब करंट अफेयर का स्टार्ट किया है। सो आई वांट टू मेक श्योर कि मैं यहाँ पे कोई कोचिंग का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कोचिंग वालों से ना, मतलब मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। मैं बस वो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा, जो जिन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। सो आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट साइड। अदरवाइज आप विजन में जाइए, बाजीराव में जाइए, दैट इज नॉट माई इशू, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट टू यू कि मैंने मेंस की 365 मैगजीन फॉलो करी थी, इंटरनेशनल रिलेशन इन सब के लिए। तो करंट अफेयर, हिंदू न्यूज़पेपर एंड मेंस 365 मैगजीन, इन दोनों को डेफिनेटली फॉलो करिए, इनके बिना कुछ नहीं होगा। इनसे मेंस आराम से निकल जाएगा आपका। बस इन नोट्स को घोट ले जाना है एकदम से जितना हो सके। ऋतिक, गवर्नेंस का इशू भी GS2 के अंदर कवर होता है, एंड गवर्नेंस के लिए या तो आप सेपरेटली देखिए, विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मेंस 365 के अंदर ही मोस्टली टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। एंड आप इंटरनेट का यूज जरूर करिए। सो तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक सिलेबस हो गया, और मेंस 365 मैगजीन हो गई, हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं वहां से आप। ओ, इंग्लिश पे सार्कास्टिक कमेंट। एंड हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट की वेबसाइट्स हो गई, एंड कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल्स भी हैं, आप उन्हें भी फॉलो करिए प्लीज, है ना। वैल्यू एडेड मटेरियल्स जो है विजन आईएएस का आता है, शून्य आईएएस का आता है, वहां से पढ़ सकते हैं, तो गवर्नेंस वाला पार्ट आपका वहां कवर हो जाएगा। एंड PYQ के सॉल्व पेपर्स, ये मैंने आपको लाइन में सॉल्यूशन बता दिया पूरे मेंस का, लाइन लगा के एकदम से कंटिन्यूस में। PYQ के सॉल्व पेपर्स में से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड मेंस के पीवाईक्यू को आप कैसे एनालाइज करेंगे, आपका क्वेश्चन ये है। सी, मेंस के पीवाईक्यू को ऐसे एनालाइज करेंगे कि सीधा सिलेबस, कि सिलेबस क्या है। फॉर एग्जांपल, सिलेबस में डायरेक्ट एक वर्ड दिया जाता है कि सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ठीक है, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस। सो दिस इज द टर्म मेंशन इन द सिलेबस। नाउ इफ यू गो टू PYQ, देन यू विल सी कि वहाँ क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा कि व्हाट आर सब्सिडीज एंड व्हाट आर चैलेंजेस इन सब्सिडीज, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन सब्सिडीज, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा इकोनॉमी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इनसे मिक्स होके आएगा। कैसे आएगा, जैसे सब्सिडी का जो एग्जांपल है वो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दीजिए, आप वाटर पे सब्सिडी दीजिए, आप फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दीजिए जो गवर्नमेंट दे रही है। सो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड फर्टिलाइजर जब सस्ते में मिलता है, कम रेट में मिलता है, तो हम उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं करते हैं और एक्सेस में यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर का कंटेंट बढ़ता है, पानी का पॉल्यूशन होता है, लैंड का पॉल्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और इससे एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कि एग्रीकल्चर में कैपिलरी एक्शन से देखने को मिलता है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है नीचे जा रही है, लेकिन नमक ऊपर आ रहा है, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो रहा है। सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल से प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। सो एक पैटर्न है, आपको समझना पड़ेगा कि सब्सिडी इज नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स, सब्सिडी का एनवायरमेंट, पर्यावरण से भी है, कृषि से भी है, कृषि मतलब खेती आपको पता होगा। एंड पॉलिटी इन द सेंस कि कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये डिसीजन लेती हैं काफ़ी टॉप लेवल पे। तो CC जो है, कमिटी फॉर एग्रीकल्चर, जो रिफॉर्म्स करके आती है, वो सजेस्ट करती है, ये MSP वगैरह, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंटर रिलेटेड हैं। तो PYQ का एनालिसिस ऐसे होगा कि आप देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या बन रहा है,
ठीक है? तो जीएस 3 के अंदर दोबारा हम आते हैं तो इकोनॉमी हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ। सिमिलर पैटर्न है जीएस 1 एंड 2 की तरह। स्टैटिक पार्ट पे जाइए, स्टैटिक के नोट्स बनाइए, की टर्म्स मेंशन्ड है उस पे एक-एक पेज के नोट्स बनाइए, उनकी डेफिनेशन, उसका इम्पैक्ट या फिर उसके कॉजेज़ एंड वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप कोई भी कमिटी वगैरह ले सकते हैं, सेकंड एआरसी ले सकते हैं, फोर्थ एआरसी सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट ले सकते हैं एंड कोई कमीशन गठन हुई जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट के लिए गदगिल कमेटी बहुत फेमस कमेटी है, तो उन्होंने वेस्टर्न घाट्स पे काफ़ी वो किया है। आप और भी कमिटियों का नाम ले सकते हैं। सिक्योरिटी में आप जाएँगे तो खाका कमिटी ने सिक्योरिटी पे बोला है ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, नक्सलिज़्म के अंदर। खाका साक्सा कमिटी भी कहते हैं, खाका कमिटी भी कहते हैं। सो उनके भी नोट्स बनाइए। करंट अफेयर पे सेम होगा कि आप मेंस 365 फॉलो करिए, न्यूज़पेपर फॉलो करिए, पीवाईक्यू के सॉल्व पेपर फॉलो करिए एंड उनमें से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा ध्यान रखना, उसमें से स्टैटिक कम आता है एंड करंट अफेयर बहुत डोमिनेट करता है। तो कुछ करंट अफेयर तो ऐसे हैं जो लाइक हॉट टॉपिक्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, डीप फेक्स एंड मतलब अब तो चैट चैट जीपीटी आई थिंक एक नया आया था, वो एआई वो है, चैट बॉट है। तो दीज टेक्नोलॉजीज आर इमर्जिंग डे इंटेंसली, बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं। तो इन पे आपको फॉलो अप रखना है अपना, साइबर फिजिकल सिस्टम्स पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है बहुत ज़्यादा। सो इनमें चैलेंजेस क्या है इंडिया के अंदर, मतलब एआई का क्या चैलेंज होगा एंड क्या वे फॉरवर्ड होगा, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है, ये सब आपके पास नोट्स में होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन इस बार डायरेक्ट आया था, जैसे जहाँ तक उन्हें पेपर देखे थे, कि साइबर सिक्योरिटी का क्या फ्रेमवर्क है एंड साइबर सिक्योरिटी के क्या वो है, कौन कौन से थ्रेट्स हैं साइबर के। तो साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग डोमेन में जाके थ्रेट आते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक थ्रेट है कि जैसे चाइनीज अटैक करती है मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे या फिर न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स के साइबर फिजिकल सिस्टम को ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के। ठीक है, तो और तो फिशिंग और वो सब साइबर बुलिंग और वो सब तो है ही, बट एडवांस लेवल की चीजें भी हो रही हैं, साइबर वॉरफेयर हो रहा है। इन सब पे आप फॉलो अप रखिए, तो जीएस 3 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जीएस 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यहाँ पर आई थिंक मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, मैंने बहुत ग्रिल किया था खुद को, मेरा बहुत खराब स्कोर भी आया था एंड उसके बाद मैंने काफी अलग से मेहनत करी थी। तो ओके, सी एक है लेक्सिकॉन की बुक आती है, बट आई विल से कि लेक्सिकॉन की बुक मैंने पढ़ी थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई, तो आई विल नॉट रिकमेंड लेक्सिकन। हाँ, एक बुक है मुदित जैन सर की एंड डी कोड एथिक्स, वो बहुत प्यारी बुक है। उसके अंदर पूरा सिलेबस वाइज आई थिंक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसको आप फॉलो करें। उसके अंदर जो भी है, आप एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, केस स्टडीज एंड सिविल सर्विस की फाउंडेशनल वैल्यूज, वर्क कल्चर, ये की टर्म्स हैं। इन सभी की टर्म्स पे आपको क्या करना है, इनकी एक बेसिक डेफिनेशन लिखनी है। किसी कमिटी ने उसकी बेसिक डेफिनेशन दी है तो आप उसे लिखिए। सो डेफिनेशन लिखिए, देन एग्जाम्पल्स लेके आइए एथिक्स के एक पेपर के लिए, आपको एग्जाम्पल्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एम्पैथी बताता हूँ मैं आपको, एम्पैथी। सो एम्पैथी होता है कि जब आप दूसरे पर्सन की नज़रों से चीज़ों को देखते हैं, समझ पाते हैं, मतलब खुद को इमेजिन करते हैं सामने वाले में, और आप ये फील करते हैं कि सामने वाला किस चैलेंज से गुजर रहा है। तो एक दिव्य गांवकर आईएएस अधिकारी है मध्य प्रदेश के। सो उनकी एम्पैथी देखिए, जब एक स्पेशली एबल्ड पर्सन उनके सामने अ, बैठे हुए थे, तो उनको चेयर पे बैठने में दिक्कत आ रही थी, मतलब वो चेयर पे नहीं बैठ पा रहे थे स्पेशली एबल्ड। सो आईएएस अधिकारी ने क्या किया, अब आज ये एक एम्पैथी होती है, हर किसी में नहीं आती, इट इज नॉट अबाउट आईएएस और कॉमन पीपल, इंटरनली कॉन्शियस से भी आती है, अपन को फील होता है दूसरे पर्सन के दर्द को, और अपन को लगता है कि यार मैं थोड़ा कुछ एलिविएट कर सकता हूँ उसको। सो उन्होंने देखा कि ये बंदा कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहा है, तो उन्होंने कितना अच्छा किया, वो खुद उठे और उसके साथ जाके नीचे बैठ गए। तो इसी दिस इज एम्पैथी, दिस इज लाइक यू आर फीलिंग, यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन दैट पर्सपेक्टिव। आप सोच रहे हैं कि आज मैं वो पर्सन होता और मैं नीचे बैठा रहता और ये अधिकारी ऊपर बैठा होता, तो उन्हें कैसे लगता। तो उस पर्सन को बुरा ना लगे, वो बंदा खुद उठ के नीचे से लगे हुए। ठीक है, अब कंपैशन की आप बात करेंगे तो ऑपरेशन सुलेमानी है, बहुत फेमस केरला के अंदर, भूखे लोगों को खाना खिलाना। सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आंसर्स में यूज करने हैं एथिक्स के पेपर में। ठीक है, इसके अलावा आप रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी रखिए। सो एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर के अंदर ये चीज को आपको फोकस रखना है कि क्वेश्चन दो लेवल से बनते हैं, इंडिविजुअल लेवल से और प्रशासनिक तौर पे। चाहे वो एम्पैथी हो, चाहे सिविल सर्विस की वैल्यूज हो, चाहे कुछ भी एथिक्स के पेपर में आ जाए,
2 चीज़ों को एड्रेस करना मत भूलना है, इंडिविजुअल लेवल का मतलब होता है सेल्फ हो सकता है, सामने किसी का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो और एक प्रशासनिक लेवल पे। प्रशासनिक का मतलब है कि जैसे उस वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस क्या है? सिविल सर्विस के अंदर जब आप सिविल सर्विस के अंदर जाएँगे तो उन वैल्यूज़ का क्या इम्पोर्टेंस है? अगर आप में एम्पैथी नहीं होगी, तो आप सामने वाले के दर्द को नहीं समझ पाओगे, ना ही आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर आप में टॉलरेंस नहीं है, सपोज़ करिए टॉलरेंस का मतलब सहिष्णुता तो हिंदी में कहते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है कि हो सकता है आप सामने वाले की बात से एग्री नहीं करते हैं, ठीक है? हो सकता है आप सामने वाले की बात से नहीं करते हैं, बट स्टिल आप उसकी बात को सुन रहे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उस बात की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं कुछ बोल रहा हूँ एंड आपने कुछ कहा एंड मैं आपकी बात पे राज़ी नहीं हुआ एंड मैंने कहा, "अरे! तुम तो गलत हो, हटाओ।" दिस इज़ नॉट टॉलरेंस। टॉलरेंस इज़ दिस कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझे काउंटर कर रहे हैं तो आई विल लिसन टू इट। आई विल सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आल्सो कि मतलब आपने कुछ कहा तो हो सकता है शायद आप सही भी हो। बट मैं सुनूँगा आपकी बात, सुनूँगा एंड समझूँगा, आपको समय दूँगा। हो सकता है मैं नहीं मानूँ बट सुनूँगा। टॉलरेंस इज़ लाइक मैं अलाउ कर रहा हूँ अपने से डिफरेंट ओपिनियन को सुनने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरे से अलग जो ओपिनियन है उन लोगों की मैं सम्मान करता हूँ उन लोगों का। तो टॉलरेंस अब प्रशासन के अंदर इम्पोर्टेंस है ही है। इस टॉलरेंस में ऐसे फॉर एग्जांपल आप अधिकारी हैं और आपने कोई रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, लेकिन सामने वाले आपके जो स्टाफ मेंबर हैं वो मना कर रहे हैं, बोले सर नहीं ये सही नहीं रहेगा एंड आप लाइक नहीं, नहीं मैं तो करूँगा। एक हो सकता है। तो या फिर हो सकता है सामने दूसरे जाति धर्म से कोई पर्सन आता है एंड आप टॉलरेंट नहीं है उसके प्रति, तो बहुत गलत हो जाएगा सिविल सर्विस के अंदर। तो ये आपको मेंस के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा आंसर लिखते टाइम, शो दैट एम्पैथी। तो देखिए नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स बनाने हैं जिसमें डेफिनेशन होगी, एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल होगा एंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्पल होगा, जैसे ऑपरेशन सुलेमानी, देवगांवकर साहब का मैंने बताया। आंसर राइटिंग आप जितना जल्दी शुरू करें उतना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ फॉर एग्जांपल नाउ अगर आप बिगिनर हैं, पहले आप नोट्स बना लीजिए, आंसर राइटिंग कम्स ओनली आफ्टर नोट्स। बच्चे क्या करते हैं आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर देते हैं। आप सपोज़ करिए आप जीएस 4 पढ़ रहे हैं, आपको डेफिनिशन ही नहीं पता एम्पैथी की, आपको एग्जाम्पल नहीं पता एम्पैथी का, आपको रिलेवेंस नहीं पता एम्पैथी का, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? जस्ट थिंक एक बार कि आप कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते ना, तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। मुदित जैन सर की जो बुक है डिकोड एथिक्स, और मैंने एक्चुअली क्या किया, मेरे फ्रेंड से लुकमान आईएएस के कुछ लेक्चर्स थे उस टाइम फ्री में अवेलेबल, वो देख लिए थे। अब मुझे नहीं पता है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं कि नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो उनसे मैंने काफ़ी हेल्प किया था। सो नाउ आई थिंक जीएस 1, 2, 3, 4 के बारे में मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया। ओहो! लिस्ट बहुत लंबी है, सो मेरे को अब जल्दी-जल्दी निपटाना पड़ेगा। ऐसे का ऐसा होगा बॉस, ऐसे प्रैक्टिस से होता है एंड वन्स यू हैव कमांड ओवर जीएस 1, 2, 3, 4, फिर आप उसको इंटरलिंक करना सीखेंगे। देन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकता है, बट ऑप्शनल का ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। तो जीएस 1, 2, 3, 4 करंट अफेयर्स, इनके कमांड को आप एक साथ अपने साथ रखते हैं और ऐसे का एक फ्लो बनाते हैं। ऐसे में कुछ भी टॉपिक हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस बार ले लीजिए कि अ शिप इज सेफ एट इट्स हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज मेंट फॉर। ये निबंध आया था इस बार 2022 सीएससी में। उसने कहा कि एक जहाज जो है अपने बंदरगाह पे खड़ा सुरक्षित तो है, पर वो इस चीज के लिए नहीं बना है। वो जहाज बना है आगे बढ़ने के लिए। ये लाइन तो हमारा इन्फ्लुएंस है, बट वो कह रहा है कि जहाज बंदरगाह पे खड़ा है, सुरक्षित है, पर क्या वो इस चीज के लिए बना है क्या? तो अब अपना आंसर कैसे बनेगा? तो आप क्या रेफरेंस निकालते हैं इस जहाज से? ये जीवन के प्रति बोल रहा है कि लाइफ आपकी है, लाइफ आपको दी गई है। आप चाहे तो नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं, खुद के लिए, सेल्फ के लिए जी सकते हैं और आप अच्छे से जी भी लोगे। पर क्या यही है क्या जीवन का पर्पस? आई थिंक अपन को इसके बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने से आगे बढ़ के दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। जो लोग कैपेबल नहीं हैं, उनके लिए कुछ कर सकें। जो लोग जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उन लोगों को कुछ कर सकें। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ का कि ऐसे में आपका माइंडसेट जो है ना, वो बहुत हेल्प करेगा। पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट आपका होना चाहिए। आप पे आपके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। किन चीज़ों के ऊपर? थॉट्स के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर। जैसे फर्स्ट थॉट्स क्लिक करना चाहिए कि जहाज अपनी जगह खड़ा है, लेकिन वो उसी जगह के लिए नहीं बना है। तो इसको जीवन से कनेक्ट कीजिए कि बच्चा है, पैदा होता है, तो वो रेंगना सीखता है। रेंगने फिर वो चलना सीखता है, वो खड़ा होना सीखता है, वो भागना सीखता है। घर पे उसके माँ-बाप भी उसको अच्छे से खिला रहे, पिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो बाहर निकलता है, शिक्षा के लिए बाहर जाता है। उसके बाद जॉब के लिए बाहर जाता है बच्चा। बच्चा-बच्ची प्लीज़ जेंडर पे मत जाइए। बच्चा-बच्ची जो भी है मतलब बाहर जाते हैं वो पढ़ने अपने। देन वो फर्दर मतलब
लाइफ में बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं। महात्मा गांधी का एग्जांपल देख लीजिए, साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर उन्होंने मूवमेंट चलाया, इंडिया में आए, मतलब उन्होंने अपना जीवन शैली सब छोड़-छाड़ के, घर-बार छोड़ के अपने आश्रम में, कुटिया में रहे और चंपारण सत्याग्रह कर दिया, रॉलेट सत्याग्रह, और मतलब बड़े-बड़े उन्होंने काम किए अपने देश के लिए, मतलब आज़ादी दिला दी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस। तो वो चाहते तो अपने घर पे बैठ सकते थे आराम से, 2 रोटी खाते एन्जॉय करते। सुरक्षित थे ना, लेकिन वो गए बाहर लड़े। तो ऐसे का एक माइंडसेट का गेम है। ऐसे इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। बट ये माइंडसेट कहाँ से आएगा? नॉलेज से। नॉलेज इज़ द पावर हाउस। नॉलेज पावर हाउस है। नॉलेज कहाँ से आएगा? जीएस 1 2 3 4 पे आपकी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे का बस एक ही पार्ट है कि फ्लो बनाना है आपको। ऐसे में देखिए, मैं दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं डायरेक्ट थ्योरेटिकली आपको ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा, बट ऐसे में आपको बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी कि ऐसे को आप कैसे ओपन अप करेंगे। ऐसे के लिए एक कंप्लीट सेशन लेना पड़ेगा, ऐसे इतनी बड़ी चीज़ है। तो ऐसे को आप कैसे ओपन अप करेंगे, जहाँ पे कहानी सुनाएँ, उसको समझाएँ ऑथर को कि भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। फिर आप एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू डाइवर्स एग्ज़ाम्पल्स दें और लास्ट में कंक्लूड कर दें ऐसे को। ऐसे के लिए बहुत राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए सर, और ऐसे की प्रैक्टिस अभी ना करें जो बिगिनर बच्चे हैं। जो बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं इस साल, वो अभी ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करें, बिकॉज़ प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो ऐसे क्या लिख करोगे लिख के? ऐसे लिखोगे मेंस में। सो प्लीज़ अभी प्रीलिम्स पे फोकस करिए। प्रीलिम्स होते ही आप अपना ऐसे प्रैक्टिस एंड जीएस 1 2 3 4 को शुरू कर सकते हैं। आई विल शिफ्ट टू नेक्स्ट। आपने मेंस ऑप्शनल की थ्योरी कैसे की? सी ऑप्शनल तो आई कैन एक्सप्लेन, बट ऑप्शनल आपका अलग हो सकता है। मेरा सोशियोलॉजी था ऑप्शनल, किसी ने पूछा भी था यहाँ पे, समाजशास्त्र। तो ऑप्शनल के लिए आपको स्पेसिफिकली, मतलब उस पे एक एक्सपर्टीज चाहिए। आप देखेंगे ना अगर पैटर्न यूपीएससी का, तो वहाँ लिखा हुआ है सिलेबस में कि बैचलर्स का भी पेन, यार पायलट वी फाइव, पायलट वी5 पेन आता है उसका वी5 यूज करता था मैं। कुछ दोस्त मेरे वी7 भी यूज करते थे, मैं नहीं करता था। वी7 थोड़ा मोटा है, वो मेरे से चलता नहीं था। वी5 बहुत स्मूथली रन करता था, ब्लैक, और ब्लैक पेन यूज करता था मैं। पर्सनल चॉइस है यार, उस पर मत जाइए। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, एंड ऑप्शनल का एक कॉमन ग्राउंड मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबका डिफरेंट ऑप्शनल है, तो मैं नहीं जाऊंगा। कॉमन ग्राउंड सर ये है कि पहला ये है कि ऑप्शनल के सिलेबस पे आपकी कमांड चाहिए। एक एक की टर्म जो ऑप्शनल का है ना, एक एक की टर्म। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का बताता हूँ। सोशियोलॉजी के अंदर इमाइल दुर्खाएम, मैक्स वेबर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फैमिलीज, कार्ल मार्क्स, घुरे साहब, बड़े बड़े थिंकर है। मतलब ट्राइबल्स के ऊपर बोला है, कास्ट के ऊपर बोला है, अंबेडकर और आंद्रे बेते। एक एक कीवर्ड्स पे कमांड चाहिए। पीएसआई के हो सकते हो आप, मकियावली, अरिस्टो, प्लाटो, सोक्राटीज। कमांड चाहिए सर इनकी फिलॉसफी के ऊपर। तो आप किसी भी ऑप्शनल्स हो सकते हैं, टेक्निकल के हो सकते हैं। तो की टर्म्स होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल से आ रहे हैं, पावर, नेटवर्किंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीजें आपको कमांड चाहिए सिलेबस पे, उसकी की टर्म्स पे, उसके पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। देन आपके पास सर सेपरेट नोट्स होने चाहिए, पेपर 1 के, पेपर 2 के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंस के लिए सर शॉर्ट नोट्स चाहिए। एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाइए जिसके अंदर आपका पूरा कंटेंट हो। सेकंड चीज सर, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। शॉर्ट का मतलब ये है कि एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के आप रिवाइज कर सकें। एक दिन पहले बैठ के मैंने किया था रिवाइज, मेरे को याद है कि रात को 3 बजे तक रिवाइज करता रहा और मेरे से सिलेबस ही नहीं हो रहा था। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट ना होने दें प्लीज। शॉर्ट इतने क्रिस्प नोट्स बनाएं कि फटाफट फटाफट देख जाए, मतलब लाइक पॉइंट, मतलब ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी कमांड ऑप्शनल पे इतनी अच्छी हो जाती है कि उसके बाद आपको टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ता, उसकी की टर्म्स पढ़नी पड़ती हैं। जैसे अगर कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है यहाँ पर, या पीएसआईआर का है, तो बताता हूँ। सोशियोलॉजी के अंदर कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक टॉपिक है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में भी और वाइड कंसेप्ट, बट उसके अंदर कुछ की टर्म्स है, उन्हें आप नहीं छोड़ सकते। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंड स्टेजेस, जो कार्ल मार्क्स ने बोली है कि मटेरियल चेंजेस के कारण कैसे इतिहास बदल रहा है। ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, सोसाइटी के अंदर चेंज हो रहा है बिकॉज मटेरियल कंडीशंस बदल रही हैं, बेस बदल रहा है। ये की टर्म्स है, बस उन की टर्म्स का ध्यान रखना है। सोशल एंड ऑप्शनल का आई थिंक ये मेरा था कि राइटिंग प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं कर पाया, इसलिए मेरा मेंस का स्कोर कुछ खास था नहीं। ऑप्शनल में मेरे को 260 ही मिले थे। एंड मुझे लगता है कि अगर मैंने अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करी होती तो आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर। बट आप लोग ये गलती ना करें प्लीज, ऑप्शनल को पैरेलली चलाएं जीएस के। दिस इज नॉट द टाइम टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल राइट नाउ, टाइम अपना प्रीलिम्स का है। प्लीज प्रीलिम्स पे फोकस करिए, प्रीलिम्स पे फोकस करिए, एंड प्रीलिम्स के बाद ही मेंस की तरफ जाइए। सर क्या आप डायग्राम का यूज किए थे? हाँ, अरे हाँ, ये बहुत अच्छा, वैभव सिंह, वेरी थैंक यू सो मच जो आपने याद दिलाया।
जीएस का पेपर हो चाहे ऑप्शनल का पेपर हो, आप डायग्राम का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। डायग्राम में मैप्स का आप यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का आप यूज कर सकते हैं। बस आई थिंक यही तरह के डायग्राम होते हैं। इसके अलावा तो आप वेन डायग्राम्स बना सकते हैं, जैसे जैसे ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी के अंदर अगर आप डायग्राम बनाएंगे ऑनेस्टी का, तो ऑनेस्टी के बिना इंटीग्रिटी नहीं हो सकती, बट इंटीग्रिटी के बिना ऑनेस्टी हो सकती है। समझ रहे हो आप? सो वेन डायग्राम बनेगा कि बड़े सर्किल का मतलब इंटीग्रिटी, छोटे सर्किल का मतलब ऑनेस्टी। तो ये डायग्राम है जो शो करता है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। नक्शा बनाइए, कोई क्वेश्चन आ जाता है इंडिया के अंदर कोल रिजर्व्स, तो मैप बनाओ, तुरंत कोल रिजर्व छाप दो उस पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग, है ना। आई विल शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करी? सर कंसेप्ट सेम है, बस चीजें चेंज हो जाएंगी। न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, मेंस का सिलेबस ज्यादा नहीं पढ़ना होता। करंट अफेयर्स मैं हिंदू ही पढ़ता था, एक्सप्रेस कभी कभार देख लेता था। सो एंड मॉक इंटरव्यूज दीजिए, जो हाई चांस हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स अभी पर्सनैलिटी टेस्ट दे रहे हो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इस वीडियो में तो नहीं होंगे, बिकॉज वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मॉक इंटरव्यूज दीजिए सर, एंड करंट अफेयर पे कमांड रखिए। आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पर कंप्लीटली कमांड रखिए। इंटरव्यू का बस यही है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है, उसमें जो भी चीज़ आप भरते हैं, आपका ग्रेजुएशन है पुराना, आपका ऑप्शनल है, आपकी हॉबीज, आपका इंटरेस्ट, एंड देन करंट अफेयर, इन पे कमांड चाहिए सर, सॉलिड कमांड। सी सेट में कॉम्प्रहेंशन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे से करें? आई विल कम टू दोज, है ना, आफ्टर वंस मैं एक बार ये ले लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा है, आपने फॉलो किए सोर्सेज बुक लिस्ट के बारे में ब्रीफ में बताइए। ओके, वैसे तो मैंने देखिए जी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आपको जब बताया तो मैंने बुक लिस्ट का भी नाम दिया था आपको। तो प्लीज बुक लिस्ट का अगर आपको देखना है तो वीडियो को स्टार्टिंग में जाके रेफर कर लीजिए। स्टार्टिंग में मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सबके बुक के बारे में बोल दिया है, तो मैं रिपीटेशन हो जाएगा, वो आई विल अवॉइड इट। मेंस में भी मैंने बोला कि सोर्सेज सेम रहेंगे, बस करंट अफेयर में पीटी 365 की जगह मेंस 365 आ जाएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। सो बुक का मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपने आंसर राइटिंग की तैयारी प्रैक्टिस कैसे करी? हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिस ऐसे करी सर, पहले नोट्स बनाए मैंने अपने खुद के, नोट्स बनाए, देन मैंने उनको रटा अच्छे से, घोट लिया एकदम, मतलब कमांड पे होना चाहिए आपके। देखिए, क्वेश्चन 10 नंबर का है, 7 मिनट में पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन 15 नंबर का है, कम से कम मिनिमम आई थिंक मैक्सिमम 11 मिनट बहुत होता है, 12 मिनट मत लेना, 11 साढ़े 11। सर कमांड चाहिए, कमांड कब आती है? जब आप उसको रटेंगे। रटेंगे कब? जब आप उसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। मल्टीपल, हाँ, एनसीईआरटी जरूरी है वो, ठीक है, बार बार मत सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। मल्टीपल रिवीजन करिए, रटिए। कमांड इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि जब आप लिखें तो आपको सोचना नहीं पड़े, लाइक विदाउट थिंकिंग यू हैव टू राइट। एक लाइन है फेमस जो कहते हैं मेंस के अंदर कि हाथ में मोटर, दिमाग में कंप्यूटर, है ना। इट मीन्स कि मोटर की तरह हाथ चलेगा विदाउट रुके, और कंप्यूटर की तरह दिमाग चलेगा विदाउट रुके। सोचने का टाइम नहीं, धड़ाधड़ धड़ा लिखो। वो तो कब होता है? जब आपने बहुत अच्छे से रटा हुआ चीजों को। रटोगे कब? जब रिवीजन करोगे। और रिवीजन कब करोगे? जब नोट्स अच्छे बनाओगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, एंड फिर आंसर राइटिंग करिए खूब, जितनी हो सके टेस्ट लिखिए, जितना हो सके रिवाइज करिए। तो आंसर राइटिंग, कोई कहता है कि कैसे करना है, तो आंसर राइटिंग लिख के करना है, ठीक है। नोट्स लिख के बनेंगे, रिवीजन पढ़ के बनेगा, रिवीजन लिख के भी हो सकता है, पर आंसर राइटिंग लिख के होगी सर। अभी प्रीलिम्स चल रहा है, अभी आंसर राइटिंग ना करें, अभी मेंस पे फोकस करें। जो 2024 के कैंडिडेट्स हैं वो कर सकते हैं आंसर राइटिंग, उनकी तो बात ही अलग है, वो तो हो सकता है उनके पास काफी अच्छा टाइम है। बट 2023 में जो प्री दे रहे हैं, प्लीज अभी आंसर राइटिंग ना करें, अभी मेंस प्रीलिम्स पे फोकस करें। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट है? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बट आई विल गो फॉर ब्रीफ। यूपीएससी में पीवाई क्यू उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका खाना खाना है। एक तरीके से मैं कुछ और बोल सकता था, बट मैंने थोड़ा अवॉइड किया है। हाँ, सी पीवाईक्यू के बिना आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस तरीके का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एंड पीवाईक्यू पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये सिलेबस है, एंड इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल 1857 का जो क्रांति थी, तो उसका नेचर क्या था? वीडी सावरकर ने अलग उसको कहा है, सब ने अलग अलग बात कही कि पहली क्रांति राष्ट्र क्रांति थी। किसी ने कहा भाई क्रांति नहीं, राष्ट्र क्रांति नहीं थी, पर सिपाही म्यूटिनी से ज्यादा थी, सिपाही, ठीक है। उसके कारण क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे। लेकिन देन क्या होता है, यूपीएससी पैटर्न चेंज करती है, वो सिंपल नहीं पूछती कि व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। यूपीएससी मोल्ड्स द क्वेश्चन एंड इट आस्क्स कि the 1857 revolt was the watershed movement in the Indian history. So this is an open ended question. Watershed movement कैसे है सर?
वाटरशेड मूवमेंट ऐसे है कि जैसे ही क्रांति हुई, ब्रिटिश सरकार ने इतना बदलाव किया अपने प्रशासन में, अपनी राजनीति में, अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो उनकी नीतियाँ थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था तो आपने पढ़ी होगी कि मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया उन्होंने, मार्शल रेस और वो सब बना दी थी। पुलिस को रीऑर्गेनाइज किया उन्होंने। लीगल वे में आप जाएंगे तो कंपनी खत्म कर दी थी और क्राउन का रूल शुरू हो गया था। एंड आपका ब्रिटिश कंपनी के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए थे। तो ये सब एक नया, बिल्कुल नया प्रशासन और नया सिस्टम आ गया था भारत के अंदर। आर्थिक नीति चेंज हो गई, राज्यों की पॉलिसी बदल गई, उन्होंने कब्जा करना बंद कर दिया। भारत की जो टेरिटोरी थी उनको कब्जा इन द सेंस ऑक्यूपाई करना बंद कर दिया। एनेक्सेशन जो था, पहले वो राजाओं की, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो विलय की संधि आपने पढ़ी होगी डलहौजी की, उसमें वो कंटिन्यूअस हड़पते जा रहे थे। उन्होंने झांसी को हड़पा, दल मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने, बहुत ज्यादा सबलपुर, बहुत ज्यादा वो कर दिया। बट क्रांति के बाद उन्होंने क्या किया, प्रिंसेस को कहा कि आप अपनी टेरिटरी रखिए बट हमारे अंडर में काम करिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ यूनियन सबऑर्डिनेशन उन्होंने पॉलिसी यूज करी थी। तो ये एक वाटरशेड मूवमेंट था। तो ये एक एनालिटिकल है, जो आप पीवाईक्यू देख के आप में एनालिटिक्स एबिलिटी आएगी। विदाउट पीवाईक्यू एनालिटिक्स एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो पीवाई की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से करिए। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? अ, अब कोचिंग का ट्रेंड आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल है सर। यूट्यूब पे फ्री की वीडियोस है, टेलीग्राम पे फ्री की वीडियोस हैं, इंटरनेट पे आपको बहुत अच्छा अच्छा मतलब मटेरियल मिल जाएगा। एंड मेरे से बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपर्स है, मेरा तो चलो इतना कुछ खास है नहीं, ना ही कुछ मतलब परसेप्शन हो सकता है, बट आई थिंक मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स बैठे हैं ऊपर। एंड जिनके ब्लॉग्स बने हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे रिसोर्सेज को फॉलो करना है। तो इन माय ओपिनियन कोचिंग का अब रिलेवेंस कम है। बट आई विल से वन थिंग कि यार ऑप्शनल में कोचिंग का थोड़ा रोल है, ऑप्शनल में। बिकॉज अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और सोशियोलॉजी ले रहे हैं, तो विदाउट कोचिंग इट विल बी अ चैलेंज, बहुत चैलेंज होता है। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर थोड़ा कोशिश करिएगा, अगर कोचिंग ऑप्शनल के लिए ले सके तो। जीएस के लिए टेंशन बिल्कुल मत लें, जीएस विदाउट कोचिंग आराम से घर बैठ के हो जाएगी। पर इंटरनेट का सहारा लीजिए, सहारा लीजिए इंटरनेट का। देवेंद्र मिश्रा जी टॉपर के ब्लॉग इंटरनेट पे मिलते हैं सारे। तो ये तो मैं कोई लिंक तो कैसे दूंगा आपको। हाँ, आप इंटरनेट पे डाल दीजिए यूपीएससी टॉपर्स ब्लॉग, तो आई थिंक दुनिया भर का खुल जाएंगे ब्लॉग। अनु कुमारी मैम है, अनुदीप ध्रुव शेट्टी सर है, टीना दाबी मैम है, ये सब पुराने मतलब धुरंधर लोग रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी उन्होंने ब्लॉगों में किया है। तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, कोचिंग वगैरह का लोड मत लीजिए। ओके। यूपीएससी में टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? रिपीटेटिव क्वेश्चन। बिना टेस्ट सीरीज के आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे यूपीएससी के अंदर। वो इसलिए कि आपको पता नहीं चलेगा कितने मिनट के अंदर पेपर लिखना है। तो ऐसा है कि जब उसेन बोल्ट ने 100 मीटर की रेस और 400 मीटर की रेस में रिकॉर्ड बनाए थे, तो उसेन बोल्ट ने घर से उठ के सीधा जो है ओलंपिक्स में आके या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके नहीं बनाए थे। उन्होंने टेस्ट सीरीज करी थी। टेस्ट सीरीज का मतलब है वो अपनी एकेडमी में बैठ के प्रैक्टिस करते थे, समझ रहे? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर सीधा जाके वर्ल्ड कप में शतक नहीं मारते या सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं मारते। दे प्रैक्टिस फ्रॉम चाइल्डहुड, वो बचपन से प्रैक्टिस करते हैं। वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, वो मल्टीपल बहुत सारे मतलब टूर्नामेंट्स खेलते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो टेस्ट सीरीज इज सिमिलरली लाइक दिस। इट इज योर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। आफ्टर दैट कम्स योर यूपीएससी जो इंटरनेशनल लेवल है। तो टेस्ट सीरीज का उतना इंपॉर्टेंस है जितना क्रिकेट में प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट है। नेट प्रैक्टिस के बिना आप सीधा स्टेडियम में जाके तो छक्के नहीं मार पाएंगे। सिमिलरली टेस्ट सीरीज के बिना यूपीएससी निकालना इज लाइक इम्पॉसिबल। हो सकते हैं कुछ महान व्यक्ति हो जो कहते हैं कि भाई मैंने टेस्ट सीरीज नहीं करी, तो मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा सर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके। नेक्स्ट ये है कि यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी सर उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पेट भरने के लिए खाना इंपॉर्टेंट है ना? बिना खाने के तो पेट नहीं भर सकता, उसी तरीके से बिना एनसीईआरटी के यूपीएससी नहीं निकलेगा। बेसिक्स सर, बेसिक्स एनसीईआरटी में है। ईच एंड एवरीथिंग जो यूपीएससी डिमांड करती है एक कैंडिडेट से प्रीलिम्स में, मेंस में, वो एनसीईआरटी मिल जाएगा एक्सेप्ट करंट अफेयर पार्ट। सर एनसीईआरटी के बिना स्टैंडर्ड बुक्स मत उठाइएगा। पॉलिटी लक्ष्मीकांत उठाने से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की प्लीज जरूर पढ़िएगा। डायरेक्ट स्पेक्ट्रम की बुक उठाने से पहले बिपिन चंद्रा की क्लास 12th की जरूर जो है आधुनिक भारत का इतिहास जरूर पढ़िएगा। तो सर एनसीईआरटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। करंट अफेयर के लिए जिस प्रकार से पढ़े सर, एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है कि सिलेबस देख के, पीवाई को देख के और फिर एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ने के बाद, दो चैप्टर पढ़ने के बाद, तीन चैप्टर पढ़ने के बाद आप चीजें रिकॉल कर पा रहे हैं क्या? आपको चीजें समझ आ पा रही हैं क्या? लीगल वे में, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, इकोनॉमिकल वे में, पॉलिटिकल वे में, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में। आप समझ रहे हैं? आपका जो दिमाग है ना अलग तरीके से चलना चाहिए। कानूनी उसमें कौन सी
पर्सपेक्टिव हो सकता है, प्रशासनिक तौर पे कौन-सा हो सकता है, आर्थिक तौर पे तकनीक के क्षेत्र में कुछ नया बदलाव, मतलब इस तरीके से आपको पढ़नी है बुक्स कि आंसर्स के अंदर डाइवर्स पॉइंट ला सको। जब आप 10 पॉइंट रटते हैं ना, तो 10 पॉइंट रटना टफ होता है, बट जब आप डिवाइड करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, पेस्टल पेस्टल वो है ना फेमस बच्चे करते हैं, मुझे नहीं पता क्या पर मैं बोलता हूँ उसको, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एथिकल। तो इस तरीके के डोमेन से एनसीईआरटी को पढ़ें। डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, ऑफ हिस्ट्री में तो टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, अनलेस एंटिल इट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो पीवाईक्यू को जरूर फॉलो करें, पीवाईक्यू के बेस्ड पे ही आपका एनसीईआरटी चलेगा। और मल्टीपल रिवीजन सर, प्लीज सर, सर एंड मैम, इट इज माय रिक्वेस्ट, मल्टीपल रिवीजन्स। मल्टीपल रिवीजन्स का मतलब इतना रिवीजन कि आपको एनसीईआरटी कमांड पे याद हो जाए, इतना पढ़ना है आपको, और उतना ही इंपॉर्टेंट है। नोट मेकिंग एनसीईआरटी की मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है सर। एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड सर, इसका फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में चले जाइए, मैंने अच्छे से बताया है कौन से सब्जेक्ट्स के लिए न्यू एनसीईआरटी और कौन से सब्जेक्ट्स के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, स्टार्टिंग में बता दिया है। करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें सर, मैंने दोनों समझाया था। प्रीलिम्स में मैंने जीएस 1 को स्टैटिक एंड करंट अफेयर में डिवाइड किया था स्टार्टिंग में। मेंस में मैंने स्टैटिक एंड करंट अफेयर में डिवाइड किया था, तो वहां करंट अफेयर मैंने आपको समझा दिया, आप रेफर कर लीजिए उसको दोबारा से। तो बार बार रिपीटेशन होगा तो आपके बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे, इसलिए आई विल स्किप, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। कि तैयारी के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? 1 साल इज मस्ट, 1.5 साल इज ओके, एक्सीलेंट अगर आप कर रहे हैं तो। 1 से 1.5 साल, 12 महीने तो करना ही है, 12 महीने तो करना ही है। 2-3 महीने पहले का पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 से 1.5 साल आप कर लीजिए, 1 साल बहुत है। और करना चाहते हैं तो वो आपके साथ टाइम के ऊपर है कि आप कितना मैनेज कर पा रहे हैं। यूपीएससी में न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, जितना करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर की, करंट अफेयर नहीं हो सकता न्यूज़पेपर के बिना। खाली मैगजीन पढ़ने से याद नहीं होगा सर, न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट टू बी मेंशन, वेरी वेरी क्रिटिकल। आप कौन कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो किया सर? मैंने हिंदू को किया था खाली, मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। एक्सप्रेस मैंने कुछ टाइम पढ़ा था, बहुत प्यारा न्यूज़पेपर था, बट हिंदू। टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको फ्री में, जो लोग कह रहे हैं ना कि न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है हमको, खरीदने में दिक्कत आ रही है थोड़ा रिमोट एरियाज में, तो टेलीग्राम के ग्रुप्स पे सर फ्री में अवेलेबल है, रोज न्यूज़पेपर आता है। मैं खुद भी वही से पढ़ रहा हूँ इन दिनों, तो थोड़ा देख लेना आप भी। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ें कि सर जैसे एनसीईआरटी का आप स्टैटिक सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से स्टैटिक पार्ट को जाइए। जैसे एग्रीकल्चर आपका एक स्टैटिक पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पीवाईक्यू को जब आप देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे, जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेम सेल थेरेपी, ये तो साइंस का हो गया। रिमोट ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट, ये सब न्यूज़पेपर में आता है, तो ये सब पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूज़पेपर को ओनली थिंग जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है पॉलिटिकल न्यूज़, कि एक्स वाई जेड पॉलिटिशियन ने एबीसी पॉलिटिशियन के ऊपर ये कमेंट किया, छोड़ दीजिए। एक्स वाई जेड पॉलिटिशियन ने पार्लियामेंट के अंदर एबीसी के ऊपर ये पेपर फेंका, छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग कैसे होती है, 0 आवर के अंदर एक्स वाई जेड नेता ने एबीसी नेता को पीट दिया, मैं तो ये कहता हूँ। तो पीट दिया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो 0 आवर इंपॉर्टेंट था। 0 आवर का मतलब क्या है ना? फर्स्ट आवर के बाद 0 आवर आता है, 12 बजे, 12 o'clock दिन का, 12 से 1 0 आवर। फर्स्ट आवर तो 11 से 12 होता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे पढ़े? नोट्स आप बना सकते हैं न्यूज़पेपर का, बट आई विल से 5 महीने की रीडिंग के बाद ही बनाए नोट्स, या 5 नहीं तो 3 महीने तो एटलीस्ट पढ़े अगर आप बिगनर है तो। ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं तब तो प्लीज कीप मेकिंग नोट्स, प्लीज कीप मेकिंग फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, फॉर मेंस ऑल्सो, फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। बिगनर है तो 3-4 महीने नोट्स नहीं बनाए, उसके बाद बनाइए। पॉलिटिकल न्यूज को अवॉइड करिए, बाकी सब पढ़िए। स्पोर्ट्स को थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लीजिए, आजकल यूपीएससी पूछ लेती है स्पोर्ट्स भी। मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है? मैगजीन इज अ सप्लीमेंट्री थिंग टू यूपी न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैगजीन के बिना काम नहीं होगा, हो जाएगा, पर फिर आपको न्यूज़पेपर बहुत सॉलिड करना पड़ेगा। आपने कौन कौन सी मैगजीन को फॉलो किया? मैंने सर प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी विजन आईएएस की पीटी 365, मेंस के लिए पढ़ी थी मेंस 365। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? आई थिंक कॉलेज फाइनल ईयर इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट, बट इट इज माय रिकमेंडेशन और से एडवाइस। फाइनल ईयर में कोई बैक वगैरह मत खा लेना यूपीएससी की तैयारी के लिए। कॉलेज के बाद बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो फेल ही हो जाओ कॉलेज में, भगवान ना करे ऐसा हो तो। प्लीज यूपीएससी को सीरियस लेना कॉलेज के बाद, कॉलेज तक कॉलेज की स्टडी का ध्यान रखिए। आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई की?
सर वेरी करता है। पहले जैसे नॉर्मल में मैं 6 घंटे पढ़ पाता था, वही वाला डायलॉग दूंगा मैं तो आप मेरे को गालियां दोगे कि यार ये ना बता नहीं रहा कितने घंटे पढ़ रहा है, ये बस है ना फालतू की बातें कर रहा है कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। 6 आवर्स तो चाहिए सर, 6 आवर्स चाहिए। बट जैसे जैसे प्रीलिम्स आ जाता था, मेंस आ जाता था, तो सिटिंग सर 10 घंटे तक चली जाती थी, 11 घंटे तक चली जाती थी, इसके बाद तो मेरे से नहीं जाती थी। 12 घंटे में तो मेरे को नींद आ जाएगी, फिर तो मतलब वो मेरा गड़बड़ हो जाता है। वो कुछ होते होंगे जो 18 घंटे भी पढ़ते हैं, वो शायद देव मानुष हैं या फिर महापुरुष हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। मैं सर 10 घंटे मैक्सिमम पढ़ता था जब प्रीलिम्स बिल्कुल क्लोज या मेंस क्लोज आ जाता था। काफी है। करनी चाहिए 6 से 7 घंटे इज इम्पोर्टेंट सर, 6 से 7 घंटे तो करिए। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? ओके, मेरे फादर जो हैं पुलिस सर्विसेज में रहे हैं, रिटायर हुए पुलिस सर्विसेज से, तो बचपन से मैंने एक पुलिस का जीवन देखा है। तो पुलिस और प्रशासन साथ ही काम करता है। जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसने मेरे को मोटिवेट किया वो ये था सर, जब भी गेट पे मतलब हमारा घर जो होता है, तो कभी भी कोई ऐसे लोग आते थे, परेशान से आते थे, कोई रोता हुआ आता था, कोई कोई लेडी आती थी अपने छोटे बच्चे के साथ, उसके साथ कोई घटना हो गई है, कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, कोई जवान लड़का आ रहा है, तो बहुत परेशानी में होके आते थे पुलिस से रिलेटेड कोई केस में, कि भाई मतलब थाने पे उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छी चीज सर ये थी कि सिविल सर्विस में इंस्टेंटली आप ग्रीवांस रिड्रेसल कर सकते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल का मतलब उसकी समस्या का निपटारा। जैसे तुरंत फोन लगा देना थानेदार को कि भाई मुकदमा दर्ज करिए और इसके जो भी है लीगल एक्शन स्टार्ट करिए। कई बार क्या होता है, थोड़ा सिस्टम स्लो होता है, तो उच्च अधिकारियों के दबाव में आके सिस्टम में थोड़ी स्पीड आती है। सो प्रशासन में एक जो बहुत अच्छी चीज वो ये है कि लोगों, दीन दुखी जो लोग हैं बेचारे, आप उनकी मदद कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वो जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है सर, वो जो मैंने मेरे पिताजी के चेहरे पे देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने चेहरे पे देखूं, मैं भी लोगों की मदद कर पाऊँ। दूसरा, मेरे फादर का भी एक ड्रीम है कि मैं बनूं, और मेरा खुद का भी एक ड्रीम है कि मैं जीवन में कुछ करूं। तो सिविल सर्विस मुझे लगता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया के अंदर प्रोवाइड करती है कि हम समाज में कुछ दे सकें, इस देश को कुछ दे सकें, इस जीवन को यूटिलाइज कर सकते हैं। कहा था ना, जहाज खड़ी खड़ी भी सुरक्षित है, मैं भी घर पे सुरक्षित हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, बट मैं निकल रहा हूँ बाहर। अब ये मत बोलना प्लीज कि एसी लग रहा है आप तो मौज में हो, ये मेरी सर्विस में है ना, मैंने सर्विस से रैंक निकाली है, सिलेक्शन यार, तो ये मेरे को मिला है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर। तो ऐसा नहीं है, ये मेरे घर वालों को नहीं खराब है। सो जस्ट टू बी केस कमेंट आया था इसलिए। यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखें? एग्जैक्टली exactly, जो मेरा मोटिवेशन था वही मुझे मोटिवेशन रखता था। जब भी मेरे को थकान होती थी, जब भी मेरे को लगता था, तो याद करता था अपने मम्मी पापा को, याद करता था अपने घर वालों को, भाई बहनों को, कि मुझे कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है। याद करता था उस दिन को कि जब मैं बन जाऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा या मुझे कितनी खुशी मिलेगी। जब भी बाहर जाता हूँ, किसी गरीब आदमी को देखता हूँ तो बहुत मन में बुरा लगता है, ऐसा लगता है खुद मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद सिविल सेवा के थ्रू जरूर कर सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मेरे को मोटिवेट रखती थी। और जीवन में कभी रुकना नहीं है। विवेकानंद जी का एक बहुत तगड़ी कहावत है कि राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जागो, उठो और चलो, रुको मत जब तक सफलता ना मिले, चलते रहो। भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर सर रुकना नहीं है, रुकना नहीं है जीवन में। आपने टाइम टेबल कैसे बनाया? सर मेरा टाइम टेबल बहुत हैफाजार्ड था, आई एम जेन्युइनली सॉरी। टाइम मैनेजमेंट में आई वाज नॉट गुड इन यूपीएससी प्रिपरेशन, आई वाज नॉट गुड। बट आई विल आस्क यू कि आप टाइम मैनेजमेंट करिए। मेरा ऐसा था कि मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ता था तो फिर 12 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ता था। तो मेरा कुछ टारगेट नहीं बनता था कि आज हिस्ट्री, आज हिस्ट्री ज्योग्राफी तीन है। मैं तो ये था जब तक नहीं निपटेगा टॉपिक में पढ़ूंगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा तो पढ़ूंगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा तो पढ़ूंगा। बट टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट सर, इट इज वेरी क्रिटिकल। कैसे बनाएं सर? आप आराम से बना लीजिए टाइम टेबल की सुबह उठना है 7 बजे 6 बजे, मेरे को 15 मिनट में ब्रेकफास्ट करके रेडी होना है और मेरे को तुरंत बैठ जाना है, 2 घंटे पढ़ना है, 15 मिनट का गैप लूंगा, जूस पीऊंगा, चाय पीऊंगा, ये सब, दूध पीऊंगा, ये सब करिए। बट टाइम टेबल फिक्स रखिए कि 12 से 3 GS1, 3 से 6 GS2, GS3, इस तरीके से सर वो करिए। इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं बट स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, तो सर वो तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, आपकी कमांड आ जाएगी सर, चिंता मत करिए। इंग्लिश में नहीं, अगर आप कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में दे लीजिए, हिंदी में नहीं तो मलयालम में दे लीजिए, तेलुगु में दे लीजिए, कन्नड़ में दे लीजिए, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है, जहां पर आपसे सेंटेंस में मिस्टेक नहीं हो उसमें दे लीजिए। इंग्लिश का ऐसा कुछ वो नहीं है। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज करें? सर मीडियम वही रखना है जो आप कंफर्टेबल हैं। बचपन से हिंदी पढ़ी है तो हिंदी रखो, बचपन से इंग्लिश पढ़ी तो इंग्लिश रखो, कंफर्टेबल है। मलयालम, केरला से आते हो, मलयालम बहुत स्ट्रांग है तो मलयालम में एग्जाम दीजिए। तमिल से आते हो, तमिलनाडु से आते हो, तमिल बहुत स्ट्रांग है, तमिल में दीजिए। कमांड अपना लैंग्वेज पे होना चाहिए, उसी में एग्जाम दीजिए। ऑप्शनल कैसे चूज करना है? अगर आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज है।
नहीं कर रहा है तो सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, एनालाइज करिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, कौन से टॉपिक्स आपको समझने में इजी हो रहा है, उसको कमांड पे लीजिए। ठीक है। सोशल मीडिया का यूज करें क्या? अरे यार देखो, इट इज योर चॉइस। मैं तो नहीं चलाता था, मैं तो डीएक्टिवेट कर दिया था अकाउंट, तैयारी के दौरान डीएक्टिवेट कर दिया था। अवॉइड करो सोशल मीडिया मेरे हिसाब से तो। डिस्ट्रैक्शन होता है आजकल, तो क्या रील वील बहुत चल रही है, तो रीलों में क्या होता है, टाइम ही खराब होता है लोगों का। वो रील एक बार आपने शुरू करी तो अंगूठा चलता जाएगा, स्लाइड मारते जाओगे, टाइम खराब रहेगा। पढ़ाई पे यूटिलाइज करिए, रेस्ट करिए ना, जब आपको रेस्ट करिए, आंख बंद करके सो जाइए, थक जाओ तो सोशल मीडिया अवॉइड करो। ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन, ये सर चॉइस है। मैं तो ऑफलाइन रखता था, मेरे सारे नोट्स ऑफलाइन है, सब कुछ कॉपी पेपर पे। मेरे दोस्त हैं जो सारा कुछ आईपैड पे बनाते थे, लैपटॉप पे बनाते थे, मैकबुक पे बनाते थे, आईफोन में बनाते थे, और मतलब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके नोट्स बनाते थे। वो उनकी चॉइस है। मैं सर V5 अपना पेन लेता हूँ, काला नीला लाल तीनों रखता हूँ अपने साथ, और उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाता हूँ। कंप्लीटली ऑफलाइन नोट्स बनते हैं अपने तो, जिसमें कन्वीनियंस है। कहने का मतलब, मुझे पेन पेपर में कन्वीनियंस है, मुझे डिजिटल वर्ल्ड में कन्वीनियंस नहीं है। ये आईपैड भी मेरे सामने पड़ा है, मैं चलाता ही नहीं इसके ऊपर। ये वीडियो इस ऑनलाइन सेशन के चक्कर में मैंने खोल लिया, मैं ज्यादा यूज नहीं करता। मैं पेन पेपर पे बनाता हूँ आज भी अपने नोट्स। तो ये आपकी चॉइस है सर, कैसे करनी है। और कोचिंग आपकी चॉइस है, जा सकते हो तो चले जाओ कोचिंग, नहीं मन तो ऑनलाइन कर लो। वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का थोड़ा ध्यान रखिए। दिल्ली जाने की जरूरत है क्या? अब देखो ऐसा है, आईएएस तो देश के कोने कोने से निकल के आ रहे हैं। आईएएस तो देश के कोने कोने से निकल के आ रहे हैं, सारे दिल्ली से नहीं निकल रहे। यूपी से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, मणिपुर से आ रहे हैं, नागालैंड से आ रहे हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली आने की जरूरत है। तो वो एस्पिरेंट एक सीरीज चल रही है आजकल यूट्यूब पे, उसके चक्कर में बहुत बच्चे दिल्ली और भागे आ रहे हैं। तो अपना फाइनेंशियल का भी थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा नहीं माँ बाप पे प्रेशर बना दो पैसों का और आओ दिक्कत, क्योंकि दिल्ली में यार खर्चा बहुत है, बहुत महंगा पड़ता है दिल्ली रहना। तो दिल्ली नेसेसिटी के हिसाब से आइए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी घर पे पढ़ाई नहीं होती है, तो रूम ले लीजिए आसपास, अपने घर के आसपास। और बिल्कुल ही ऐसा होगा कि नहीं मुझे तो दिल्ली जाके दिल्ली फतेह करनी है, दिल्ली ही जीतनी है, तो फिर दिल्ली आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिल्ली, आई एम नॉट अगेंस्ट दिल्ली, आई एम जस्ट सेइंग if it suffices, if something is sufficing your preparation at home, तो घर पे करिए। नहीं है और आपको है कि नहीं भाई मैं तो दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली ही मेरी पढ़ाई होगी, ये माइंडसेट है, तो आप यू आर वेलकम, नो इशू, यू आर वेलकम। सिलेबस समझ नहीं आता है, क्या करें? सिलेबस समझ इसलिए नहीं आ रहा है, अगर आपको सिलेबस समझ नहीं आ रहा है तो उसकी डेफिनेशन या फिर इंटरनेट पे मीनिंग सर्च कर लीजिए। एंड वो तो सर समझना पड़ेगा। थोड़ा-सा इंटरनेट पे जाइए, ग्लोबलाइज़ेशन का मतलब देखिए, सिलेबस क्या है, जीएस-1 का मतलब पढ़िए, सोसाइटी क्या है। अगर सोसाइटी का ही मतलब समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँ? जैसे कहूँगा सिलेबस समझ नहीं आ रहा, जैसे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड लिख दिया, तो एक बार मीनिंग देख लो, एथिक्स क्या होती है, नैतिकता होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है कि भाई मेरा मैं अपने प्रिंसिपल्स पे अडेयर कर रहा हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इंटरनेट पे मीनिंग देख लो, इससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। जैसे-जैसे वर्ड्स आते जाएँ, मीनिंग देखते चलो, हिंदी में लिखते चलो वहीं पे, मलयालम में लिखते चलो, तमिल में लिखते चलो, ताकि आपको याद रहे कि ये सिलेबस है। इससे आपको सिलेबस समझ आ जाएगा। मैप समझ नहीं आते हैं, क्या करें? मैप समझ नहीं आते हैं, भारत का नक्शा तो समझ आता ही होगा। भारत का भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल मैप। वर्ल्ड का मैप भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया का मैप इंपॉर्टेंट है। तो सर ये क्वेश्चन थोड़ा ओपन एंडेड है कि मैप समझ नहीं आ रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको मैप में क्या नहीं समझ आ रहा। मतलब मैप में आपको शहर नहीं दिख रहे, आपको नहीं दिखाने शहर वहां पे। एक रफ डायग्राम बनता है, वहां पर आपको कोई स्केलिंग करके नक्शा नहीं बनाना है। एक रफ भारत का नक्शा ड्रॉ करो। और ऐसा नहीं कि दिल्ली में ना, जो आपका वो, सपोज करो आप दिल्ली मार्क कर रहे हैं, तो एग्जामिनर वहां बैठ के नापेगा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, बोला इसका दिल्ली यहाँ नहीं आ रहा है, इसका तो यहाँ नंबर काटूंगा। ऐसा नहीं है, मिडिल एरिया में दिल्ली बन जाता है, बहुत है वो, कोई दिक्कत नहीं है। मैप में लोड मत लीजिए। और मैप का यूज होगा मैक्सिमम आपका मेंस के अंदर। और मैप समझने के लिए एनसीईआरटी रेफर करिए, ज्योग्राफी की, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे मैप दे रखे हैं मानसून के। और ह्यूमन ज्योग्राफी हिस्ट्री के अंदर मैप दे रखे हैं, मौर्यन एम्पायर, हर्यक डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य, और मतलब गुप्त एम्पायर, तगड़े तगड़े साम्राज्य, इनके नक्शे देखिए, समझ आएंगे सर। नोट्स पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक। हाँ सर, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक 5 बार बोल दिया, इसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको ऐसे समझा सकता हूँ मैं कि टेक्स्ट बुक जिस पर्सन ने पढ़ी है, उसने उसमें से कंटेंट निकाल के नोट्स बनाए। अब आप क्या कर रहे हो, फिल्टर्ड चीज को, नोट्स को फिल्टर्ड पढ़ के अपने में ले रहे हो। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे हो बुक में से? हो क्या रहा है, टेक्स्ट बुक में 100
चीजें मेंशन है, नोट्स ने 50 चीजें निकाली, उस 50 में से आपको 25 चीज समझ आई, लेकिन टेक्स्ट बुक की 50 चीजें तो गई, इधर से 25 चीज गई, क्योंकि 25 से बजाय तो आपको तो सर 25 ही पॉइंट मिले, 100 में से 75 पॉइंट तो गए आपके, लेकिन नोटबुक वाले को तो 50 मिल गए। आप सीधा नोटबुक बुक पढ़ेंगे ना, बुक टेक्स्ट बुक, तो फायदा है, टेक्स्ट बुक ही पढ़िए। टेक्स्ट बुक के अंदर क्या होता है, एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप होती है। नोट्स नोट्स इज लाइक रट्टू तोते वाली चीज की पॉइंट टू पॉइंट रट लिया, देर विल बी नो एनालिसिस। नोट्स बनाने वाला एनालिसिस नहीं करता है, या अपने नोट्स में नहीं करता है, बट टेक्स्ट बुक के अंदर जो थिंकर्स ऑथर्स हैं उन्होंने एनालिसिस किया है, तो एनालिसिस को पढ़िए सर। तो टेक्स्ट बुक पढ़िए। नोट्स कैसे बनाएं सर, 3-4 महीने तो रीडिंग करिए अच्छे से, और नोट्स बनेंगे बनेंगे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, जैसा आपको सही लगे। तो मेंस का तो फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर उसका कंटेक्स्ट हो सकता है, डेफिनेशन हो सकती है, रिसेंट में क्यों न्यूज में रहा था। मेन बॉडी में जाएगा, एक सेकेंड, मेन बॉडी में जाएगा, कॉज हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, एंड आपकी और भी तरह की चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इसके क्रिटिकल फीचर्स, की फीचर्स, इसका क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, किस और कंक्लूजन में आप लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में किसी कमिटी ने कोई रिकमेंडेशन दी हो, सेकंड एआरसी ने, खाका कमिटी ने, गदगिल कमिटी ने। तो इस फॉर्मेट में नोट्स बनाइए, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। एंड नोट्स भी मैं इसी फॉर्मेट में बनाता था, आंसर फॉर्मेट में। मेरा आंसर फॉर्मेट जो होता है ना मेंस के अंदर, उसी फॉर्मेट में नोट्स होते थे, तो एज इट इज नोट्स को लेकर छाप देता था। समझ रहे हो, इन मेंस के नोट्स भी इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में बनाओ। प्रीलिम्स के नोट्स ऐसे बना सकते हो कि, वैसे तो प्रीलिम्स के नोट्स उन टॉपिक्स के बनाइए जो आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, याद करने में दिक्कत आ रही है। जैसे पॉलिटी के अंदर पीआरआई और यूएलवी आपको नॉर्मल में याद हो जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है जैसे छोटी छोटी चीजें कि भाई चुनाव की डेट, चुनाव में उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत गठन होता है, तो आर्टिकल 243 क्लॉज आई इसके तहत होता है। फाइनेंस कमीशन जो है वो कहाँ होता है, 280, तो यहाँ आप लिख सकते हैं नोट्स बना के कि इस आर्टिकल में आता है। आप सीएजी के ऊपर लिख सकते हैं, सीएजी आर्टिकल 148 के अंडर में आता है, इसकी संवैधानिक बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, मतलब टू दी पॉइंट, बिल्कुल पूरी कहानी नहीं लिखनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना, टू दी पॉइंट क्रिस्प। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में देखिए, प्रीलिम्स में ऑप्शंस कैसे आते हैं। जैसे सीरिया के अंदर कोई चीज न्यूज में है, तो एक छोटा सा सीरिया का नक्शा बना लो, ठीक है, अपनी कॉपी में। पूरे साल में जितनी भी सीरिया के अंदर जो घटनाएं या फिर जो लोकेशंस न्यूज में आ रही है, सीरिया के अंदर बहुत फेमस आई थिंक अलेप्पो है, सीरिया इराक मिक्स चलता है, थोड़ा देख लेना, अलेप्पो है, और 2-3 शहर और हैं उनके बहुत फेमस, मुझे नाम याद नहीं आ पा रहे। दमस्कस तो खैर उनकी राजधानी है, पर अलेप्पो बहुत फेमस है। सो इनका लोकेशन पे मार्क कर लीजिए सीरिया, तो आपको ये याद रहेगा कि यार ये सीरिया। तो प्रीलिम्स में नक्शे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। तो नोट्स डिपेंड करेगा कि आप प्रीलिम्स के लिए बना रहे हैं कि मेंस के लिए बना रहे हैं, उसी फॉर्मेट में बनाना सर, है ना। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन में ही लिखा हुआ है, रिवीजन का मतलब ऐसा होता है री और फिर विजन, इसका मतलब है विजन बार बार करिए, री रिपीट, रिपीटेड विजन। बार बार देखिए नोट्स, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, उसी को रिवीजन कहते हैं। बार बार पढ़िए, वीकली पढ़िए, डे टू डे बेस पे कर सकते हो, 10 दिन के गैप में कर सकते हो, बट रिवीजन इज की। जैसे ब्रेकफास्ट के बाद लंच चाहिए, लंच के बाद डिनर चाहिए, खाना बार बार मांग रही है बॉडी, उसी तरीके से दिमाग को रिवीजन चाहिए, बार बार पढ़ना है, समझ गए। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, रिवीजन से याद होगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, जो आपका मोटिवेशन है, यूपीएससी आप क्यों करना चाहते हैं, वही चीज को याद करिए, वही आपको पढ़ाई में मन लगाएगा। प्लान भी रखना चाहिए या नहीं, मेरा मानना है 3 अटेम्प्ट तक तो प्लान भी, यार देखो प्लान भी ना थोड़ा डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है। तो अब हो सकता है कोई कैंडिडेट थोड़ा पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसको प्लान बी की जरूरत पड़ सकती है। बट आई विल से कि यार ना, कि इफ वो वाली लाइन हो सकता है आपको मजाक में लगे, बट यार विल पावर और अगर हो ना परसिवियरेंस और डेडिकेशन, तो यार आप क्या नहीं कर सकते यार। मतलब जीवन में गरीबी, अमीरी, और मतलब किस जाति धर्म से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको मतलब काले हो या गोरे हो, लंबे हो या छोटे हो, मोटे हो या पतले हो, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। प्लान बी आएगा जब यूपीएससी में आप कंसिस्टेंटली 4-4, 5 बार, 6-6 साल बाद फेल हो रहे हो, और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि 200 में ना आपके 100 में से नंबर आ रहा है 5, 100 में से नंबर आ रहे हैं 10, 100 में से आ रहे हैं 25, तो प्लान बी भी कंसिडर करो। लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो, सपोज करो 90 कट ऑफ जा रही है, 100 कट ऑफ जा रही है, आपके 99 आ गए, तो सर आई थिंक वन मोर अटेम्प्ट इज वर्थ, है ना। तो सर प्लान बी जब लाए, जब कम से कम 4 अटेम्प्ट तो आई थिंक आप दे सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी भी 6 अटेम्प्ट दे रही है। तो प्लान बी यार आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ के सरकमस्टेंसेस के ऊपर होता है।
मैंने प्लान बी सोचा था कि 5 अटेम्प्ट के बाद प्लान बी लूँगा, पर मेरा दूसरे में सिलेक्शन हो ही गया था, तो मेरे लिए प्लान बी था ही नहीं, प्लान ए में सक्सेसफुल हो गया था। आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सर 3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे और तीनों में मैंने इंटरव्यू दिया है। पहला मनोज सोनी सर का पैनल था, दूसरा बीएस बस्सी सर का था, बहुत ज़्यादा डेंजरस पैनल है बीएस बस्सी सर का, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे थे। और तीसरा आरएन चौबे सर का था, बहुत शांत आदमी है पर बहुत लेते हैं वो, छोड़ते नहीं किसी को भी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कॉर्डियल एक्सपीरियंस रहा एंड मतलब बहुत कुछ पैनल में जाके एक्सपीरियंस किया। इतने सीनियर लोगों के आगे बैठेंगे आप, सीनियर इन द सेंस एज, सीनियर इन द सेंस देयर एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप कर देता है इंटरव्यू स्टेज अपने आप में। तो 3 इंटरव्यू देके सर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मेरा मतलब काफ़ी कुछ वहाँ सीखा, बात करने का तरीका कैसे होता है, सीनियर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हुआ। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस था एंड आई रियली होप जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, आई रियली होप आप लोग भी वहाँ तक जाएँ कभी सक्सेसफुल होके एंड यू I will be there to welcome you into the civil services. So I wish you all the best उसके लिए भी। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहोगे? यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहोगे? आई थिंक अगर मुझे यूपीएससी देने का फिर से मौका मिले, कंसिडरिंग कि री करना चाहिए, तो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट मुझे करना चाहिए जो मैंने उस टाइम नहीं किया। तो क्या नहीं करना चाहिए? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ता तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप इस यूथ स्टेज में होते हैं तो होता क्या, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, अलग अलग तरीके डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और ये नेचुरल है। बट यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल्स, मतलब आप अपने गोल्स पे फोकस करिए बहुत ज्यादा। कैरियर सेट हो गया तो उसके बाद सब चीज़ हो जाती हैं। तो मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छा करने की कोशिश करता अगर मुझे दोबारा मौका मिलता। आपने यूपीएससी में कौन सी गलतियां करी थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, सेकंड में नहीं करी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां करी इन द सेंस कि मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, पीवाईक्यू को शायद अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाया, रिवीजन शायद कम रह गया एंड सिलेबस का कवरेज नहीं कर पाया। ये सब चीजें मेरी मिस्टेक थी और हल्के में ले गया कुछ पेपर्स को, एथिक्स को हल्के में ले गया था, ऐसे को हल्के में ले गया, इंटरव्यू को हल्के में ले गया। तो ये मेरे ब्लंडर्स थे लाइफ के। आपने यूपीएससी को क्यों सिलेक्ट किया? ये इसका आंसर वही है जो मैंने कहा कि सिविल सर्विसेज में मैं क्यों आना चाहता था। फादर से मैं मोटिवेटेड था, पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे थे, फादर के थ्रू मैंने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस देखे, लोगों को देखा, उनके लिए क्या अपन कर सकता है, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। और वाकई यार ये चीज मेरे को बचपन से थी, बचपन इन द सेंस नॉट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, बचपन इन द सेंस कॉलेज डेज इज माय बचपन, कि आए जीवन में तो कुछ करके जाए यार। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आए, अपने 2 रोटी खाए और चल दिए, वो क्या लाइफ है यार। थोड़ा कुछ 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 देश के लिए कर सकते हैं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जान दे दी यार। हमारे देश के जवान बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं, मतलब उनसे ऊपर कंट्रीब्यूशन को दे नहीं सकता इस देश में। मतलब जय जवान जय किसान जो कहते हैं, वो कितना कुर्बानी उन्होंने दी है इस देश के, मतलब। तो हम लोग यार ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता ऐसे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने जीवन की जगह कोई कुर्बानी देनी, बट समथिंग यू कैन डू फॉर योर नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, इन चीजों में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउ नॉट टू सेल्फ डाउट निखिल? यार सेल्फ डाउट आता है ऐसी, कॉन्फिडेंस अगर आपका डाउन है ना तो सेल्फ डाउट आएगा। कॉन्फिडेंस डाउन कब होता है? जब नॉलेज की कमी है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो नॉलेज बिल्डअप करिए। यूपीएससी के अंदर आप नॉलेज बिल्डअप करेंगे, करने के लिए क्या करना है? पढ़िए, बुक्स को पढ़िए। आप है ना, कमरा बंद करिए अपना, शाम को रनिंग पे जाइए, सुबह रनिंग पे जाइए, पूरे दिन पढ़िए, कॉन्फिडेंस आएगा। फिजिकल हेल्थ को डेवलप करिए कसरत करके, मेंटल हेल्थ को डेवलप करिए पढ़ के। तो बहुत अच्छे से फिजिकल मेंटल हेल्थ को डेवलप करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और सेल्फ डाउट नहीं आएगा। एंड खूब प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज की, नंबर लाइए और यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाइए, तो सेल्फ डाउट की कोई दुनिया डाउट नहीं कर पाएगी। ठीक है सर? आप आई थिंक आप मैंने आपका आंसर कर दिया। आपकी तरफ से कुछ टिप्स सी, वैसे तो मैंने आपको पूरे जो है एवरीथिंग जो मैंने शेयर किया अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर किया, बट मैं कुछ टिप्स यार अपनी तरफ से क्या दूं? मुझे लगता है कि आप लोग खुद इतने मैच्योर है, परिपक्व है कि आप ज्यादा समझदार होंगे। मैं तो उस स्टेज पे, नेसेंट स्टेज पे था। बट आई विल से दिस 2 3 थिंग्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिए। टाइम मैनेजमेंट, प्लीज प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए। फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस आएंगे लाइफ में यूपीएससी की तैयारी में। कीप योर सेल्फ फोकस्ड, कीप योर सेल्फ फोकस्ड। लाइफ में सारी चीजें पॉसिबल हैं, बट राइट नाउ योर कैरियर इज इंपॉर्टेंट। सर ये जो स्टेज है ना, ट्वेंटीज की जो स्टेज होती है, लेट ट्वेंटीज की, 20 से लेके 28 तक की जो स्टेज होती है ना सर, कैरियर बिल्डअप स्टेज होती है। दिस इज द टाइम यू विल बिल्ड अप
yourself. This is the time you will build up your career. This is the time you will build up द पिलर्स ऑफ योर लाइफ. आप अपने जीवन के पिलर्स, खंभों को खड़ा कर रहे हैं सर. वो बेस डेवलप कर रहे हैं. 20 से जो 28 की उम्र है, इस लाइफ के इस समय में आपने अगर प्रोडक्टिव किया ना, तो आप जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे. बट इस समय अगर आप गड़बड़ करेंगे, टाइम खराब करेंगे, घूमेंगे, दोस्तों के साथ दारू पी रहे हैं, ड्रग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और मतलब एक तरीके से आप समझिए, मतलब गलत काम ना करिए. और वाट एवर यू गो इन टू, बीट यूपीएससी, बीट स्पोर्ट्स, जस्ट डू इट. डू विथ योर हार्ट. मैं मेरा बताता हूँ टिप्स. सो मैं पढ़ाई के अलावा बहुत चीज़ों में एक्टिव हूँ. बास्केटबॉल में नेशनल लेवल पे खेला हुआ हूँ, और अब मैं प्रोफेशनली नहीं खेलता हूँ. मैं एकेडमी में जब जाता हूँ तो थोड़ा बहुत कभी कभार प्रैक्टिस कर लेता हूँ. जब भी मेरा मौका होता है मैं हमेशा जाता हूँ खेलने. सेकंड, मैं रनर हूँ. वो बहुत तगड़ा था. हाफ मैराथन मैंने की हुई 21 किलोमीटर तक की. एंड काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं. तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के अलावा भी आप चीज़ों में अपने आप को एक्टिव रखिए, पर पढ़ाई पे इम्पैक्ट मत होने दीजिए. तो मेरा 21 किलोमीटर का रनिंग है. 16 किलोमीटर का मेरा रिकॉर्ड है. 80 मिनट के अंदर करिए मैंने, जो कि एनपी के अंदर बेस्ट मार्क्स अवार्ड होता है नेशनल पुलिस एकेडमी के अंदर. सो रनर के तौर पे, बास्केटबॉल नेशनल्स के तौर पे मैंने वॉलंटियर किया है. बाल अधिकार एनजीओ में जाके, चाइल्ड राइट्स में जाके मैंने काम किया है. मतलब सिलेक्शन से पहले की कह रहा हूँ मैं. अभी भी रनिंग तो मैं अभी भी करता हूँ, रनिंग, बास्केटबॉल. सो दीज आर द टिप्स कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए एंड लाइफ में फोकस्ड रहिए सर ना. एंड आई थिंक मेरे जो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे वो खत्म हो गए. एंड नाउ आई आई एम गिविंग यू टाइम. प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पुट अप करिए, और मैं लाइव हूँ. एंड बिफोर दिस, मैं एक बार बताता हूँ. आप में से कोई भी कैंडिडेट अगर हैं जिसकी कोई क्वेरी है, जिसको लगता है कि इस सेशन में उनकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाई थी, तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. है ना, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है तपेंद्र काका. स्पेलिंग तो इसमें लिखी जाएगी यूट्यूब पे. तपेंद्र तपेंद्र काका नाम से सर्च करेंगे तो मेरा ओपन अकाउंट है, आपको दिख जाएगा. सिमिलरली अगर आप उसमें जाएंगे, टेलीग्राम पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. क्योंकि मैं नंबर शेयर नहीं करूंगा सर, नंबर शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर, बिकॉज थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. बट टेलीग्राम पे मैं आपको अपना वो अकाउंट हैंडल बताता हूँ. सो मेरा अकाउंट ये है. एंड आई डोंट नो इस कैमरे के अंदर ये उल्टा आएगा क्या. ठीक है, लोक सेवक, LOK, LOK लोक, LOK लोक. ये डैश सर दो होता है. एक तो होता है अपर, ये लोअर केस वाला डैश है लोअर केस में. और ये सेवक, SEVAK, LOK लोक, SEVAK सेवक, लोक सेवक. लोक और लोअर मार्क का डैश है, डैश लोअर साइड जो लगता है, गैप नहीं है. एंड सेवक. तो टेलीग्राम पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, किसी की भी क्वेरी हो तो आप वहां में. मैं एक्टिव ज्यादा तो नहीं रहता, बट आई विल ट्राई कि मैं आपकी यूपीएससी से रिलेटेड क्वेरीज को एड्रेस कर दूंगा. लोक सेवक नाम की आईडी मेरी टेलीग्राम पे है. तपेंद्र काका नाम से इंस्टाग्राम पे आप अप्रोच कर सकते हैं. नाउ आई एम गिविंग यू टाइम, एंड आप अपनी क्वेरीज पुट अप करिए, एंड आई विल टेक योर क्वेरीज. अब आप बोलिए, लिखिए. मेरी साइड से अपना सेशन हो चुका है. आप कैजुअल रहिए, खुल के पूछिए अपने सवाल. ऑल मैसेज आर विजिबल कर देता हूँ उसमें मैं पहले. हाँ, एक एक करके. सर, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न स्टूडेंट लक्ष्मीकांत पॉलिटी सफिशिएंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन. यस, मेंस एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है, 2 सब्जेक्ट के लिए नहीं. एंड लक्ष्मीकांत पॉलिटी, हाँ, पॉलिटी के लिए, करंट अफेयर के लिए थोड़ा ध्यान रखना कि करंट अफेयर के लिए मेंस 365 जरूर पढ़ के जाना. पॉलिटी के लिए ना, मेंस 365. हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से काम हो जाएगा मॉडर्न इंडिया के लिए. बट फॉर एंशियंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, फॉर मिडाइवल इंडिया तो आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी. है ना, एनसीईआरटी नहीं तो ओल्ड तमिलनाडु बोर्ड रख लीजिए. उससे पहले देवेंद्र ने पूछा था कि सी सेट कंप्रहेंशन प्लीज सजेस्ट. सर, बुक मुझे भी नहीं पता. सी सेट मैं तो मार्केट में जो 40-40 रुपए के टेस्ट पेपर मिलते हैं, फॉरम आईएएस, विजन आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, इनके या तो खरीद के ले आता था या डाउनलोड कर लेता था और उस पेपर को सोल्व करता था. कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसा मत लगाओ सर, ऑनलाइन सब अवेलेबल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट है, हाँ सर, कभी कभी मन करता है खुद को फिजिकली. अरे भाई, ये क्या कर रहे हो. मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, एक मंथ में 3-4 दिन वेस्ट करता हूँ. सी निखिल, आप है ना, आई थिंक कि ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं. प्लीज इस तरीके का स्ट्रेस नहीं लीजिए. एंड आप प्लीज प्लीज यार, इस तरीके का कोई हरकत ना करें. जैसे आपने लिखा कि आप फिजिकली हार्म करना चाहते हैं खुद को, प्लीज ऐसा ना करिए बिल्कुल भी. एंड टाइम वेस्ट अगर आपको लग रहा है, आपका टाइम हो रहा है, तो यार प्लीज आप है ना,
पढ़ने की कोशिश करिए, आप अपने दोस्तों से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, आपको अगर स्ट्रेस ज़्यादा फ़ील होता है, आप बाहर एक्सरसाइज़ करने जाइए, अपने दोस्तों से मिलो, अपने मम्मी-पापा से ज़रूर बात करो, पर प्लीज़ यार इस तरीके का मत सोचिए, किसी भी तरह का वो करिए, मतलब ऐसा कोई स्टेप मत उठाना अपने लाइफ़ को लेके यार, जो आपने कमेंट लिखा ना, तो ये बहुत गलत है। इस तरीके का प्लीज़ ना करिए। लाइफ़ बहुत बड़ी है, लाइफ़ इन चीज़ों से बहुत ऊपर है एंड आप यूपीएससी भी नहीं कर पाएँगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में आप बहुत अच्छा-अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके का थॉट प्रोसेस मत लेके आइए। फिज़िकली हार्म मत करना यार, इस तरीके का मत करो। मेरे को इंस्टाग्राम पे तपेंद्र काका आईडी है और वहाँ पे लो टेलीग्राम पे लोक सेवक आईडी है, वहाँ मुझे अप्रोच कर लेना एंड मैं आपसे पर्सनली बात कर लूँगा। कोई इश्यू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बट प्लीज़ इस तरीके से कोई मत करना यार, ऐसा कुछ हरकत ना करें। प्रीलिम्स के लास्ट मंथ्स एंग्ज़ायटी कैसे कंट्रोल करें? वैम्पायर। अरे भाई तुम्हारा नाम ही बहुत जोरदार है यार। जैसे तुम ब्लड कंट्रोल कर रहे हो वैसे एंग्ज़ायटी कंट्रोल कर लो। देखिए एंग्ज़ायटी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज़ दिस। अगर आपने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर ली कि एंग्ज़ायटी इज़ द पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ामिनेशन, तो ये अपने आप में आपको मदद कर देगा। एंग्ज़ायटी को अपन क्या हाइप मचा देते हैं कि मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का इश्यू हो सकता है, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। मुझे भी था, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं था, एंग्ज़ायटी होती थी। मन करता था अरे यार मैं तो फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। बट सी इफ यू आर फीलिंग दैट थिंग इट मीन्स यू आर वर्किंग हार्ड। यू आर वर्किंग हार्ड, दैट इज वाई यू आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग। ठीक है, तो इट इज वेरी नेचुरल। कभी एंग्जाइटी फील हो तो पता क्या करना है, ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हो, सपोज करो आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपको ना एंग्जाइटी फील हुई, कुछ नहीं, किताब को छोड़ दीजिए, टेबल पे छोड़ दीजिए, बीच एरिया में जाइए, हॉल के रूम के, और नाचने लग जाओ। नाचने लग जाओ सर, क्या दिक्कत है? नाचो, जोर जोर से चिल्लाओ, खूब जोर से चिल्लाओ, नाचो। बस फिजिकली हार्म मत करना खुद को। और एंग्जाइटी हो रही है, दोस्तों से बात करो, कॉल कर लो, गर्लफ्रेंड से बात कर लो, बॉयफ्रेंड से बात कर लो, मम्मी से कर लो, पापा से कर लो, दोस्त से कर लो, भाई से कर लो, बहन से कर लो, बात करो, शेयर करो, चिल्लाओ, रूम के अंदर चिल्लाओ, बाहर रनिंग पे चले जाओ, एक्सरसाइज करने जाओ। ऐसे एंग्जाइटी कंट्रोल होती है। एंड दोबारा से शांत कर लो मन को, दोबारा से पीस में लेके आओ, फिर पढ़ाई करिए। नेक्स्ट है, अच्छा हितेश कुमार, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी एड्रेस्ड है। माय हाँ, माय सीनियर गॉट सिलेक्टेड एंड ब्लॉक मी। I felt like I don't have any input. I thought he will guide me with it. सी अगर आपके सीनियर सेलेक्ट होने के बाद आपको ब्लॉक कर रहे हैं तो आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? वो पर्सन अपनी लाइफ बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, वो नहीं चाहता कि उस बाउंड्री के अंदर कोई आए, तो आप जबरदस्ती उसकी बाउंड्री में मत घुसिए। आप अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट करिए। निखिल, आप कैसे करेंगे? आप सेलेक्ट हो जाइए, सेलेक्ट हो जाइए, सेलेक्ट होने के बाद अपनी एक लाइफ के अंदर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। आप ब्लॉक कर देना बाद में उसको, इतना मत सोचो लड़की ने ब्लॉक कर दिया, लड़के ने ब्लॉक कर दिया। आपके मम्मी पापा तो है ना आपके साथ, आपके दोस्त तो है ना। अब उस सीनियर के चक्कर में थोड़ी आप परेशान होंगे, ऐसे परेशान होते हो। सर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर नॉट बिकॉज आई टेक द सब्जेक्ट इन ऑप्शनल पर। यार आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, मेरे को क्या लिख दिया आपने ये, इज हर और पता नहीं क्या लिख दिया। प्लीज क्वेश्चन रिफ्रेम करिए, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। आपकी हिंदी बड़ी डेंजरस है और इंग्लिश भी डेंजरस है। सर टेल अबाउट योर्स ट्रेनिंग ब्रीफली। ओके तेज, आई कम फ्रॉम इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। सो हम जो लोग हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं एंड सभी भारतीय मंत्रालय को, डिफेंस को हटा दो, रेलवे को हटा दो एंड आईपी पोस्ट टेलीग्राफ को हटा दो, इनका इंटरनल ऑडिट करते हैं, स्कीम से रिलेटेड सब कुछ चीजों का। सो हमारा काम मोस्टली, रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग बड़ी चिल है यार। ट्रेनिंग में सुबह उठो, पीटी करो, क्लासेस होती हैं, शाम को खेलने निकल जाओ। मैं तो खेलता हूँ, बहुत दौड़ता हूँ, 16-16 किलोमीटर, 21 किलोमीटर तो ऐसे ही कर लेता हूँ। तो इस तरह का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहता है, विजिट्स पे जाते हैं, मंत्रालय में जाते हैं। कुछ दिन पहले ही हम मैं 2 तारीख को वहां गए थे, राष्ट्रपति भवन गए थे, प्रेसिडेंट हाउस। 2 गए थे, 3 को गए थे, 3 को गए थे, हाँ 3 को। तो ट्रेनिंग बड़ी चिल होती है। तो आप भी आओ, सेलेक्ट होके आप भी अच्छी ट्रेनिंग करना। सर व्हेन आई सी ऑफिसर्स लाइक यू आई फील वेरी गुड एंड नाउ आई विल अगेन डू माय बेस्ट। निखिल यार ये बात है ना, कह के तुमने दिल जीत ली। देखो मेरे जैसे अधिकारी को देख के, और मैं तो अधिकारी भी नहीं हूँ यार, तुम जैसा ही हूँ, आई एम जस्ट ए नॉर्मल पर्सन लाइक यू यार। मतलब कोई ऐसा अधिकारी अधिकारी मत बोलो, ऑफिसर ऑफिसर नहीं है, सिविल सर्वेंट है यार हम। वी आर नॉट ऑफिसर्स, वी आर सर्वेंट, वी आर सर्वेंट टू यू, वी आर सर्वेंट टू द पीपल एंड वी आर सर्वेंट टू आवर सेल्स, वी आर सर्वेंट टू आवर फैमिली। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ मोटिवेशन मिला है तो आई एम फीलिंग ग्लैड। एंड सर हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, देयर इज सो मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर रॉन्ग, आई नेवर टेक एनी अदर लैंग्वेज, आई चूज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। सी मनीष, आप इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं यार, इसमें बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अखबार पढ़ोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा, और डिक्शनरी का यूज करिए, और बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड डिक्शनरी विल हेल्प यू। आईपीएस का काउंट
का आईपीएस करके एक एनकाउंटर करते हैं तो यार इस तरीके के कमेंट मत करिए प्लीज यार। नॉट ए रबिश, मतलब क्या बातें बोल रहे हैं, लाइक यार व्हाट, सो सैड। मतलब अगर ये माइंडसेट लेके आप सिविल सर्विस में एंट्री करना चाहते हैं ना वेम्पायर, सो मैं कमेंट नहीं करूंगा इस पे यार। बहुत गलत बात बोल दी आपने, एनकाउंटर करना चाहते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हो। गवर्नमेंट स्कीम्स को कहाँ से रीड करें? गवर्नमेंट स्कीम्स को रीड कर सकते हैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट से, नहीं तो विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है गवर्नमेंट स्कीम, वहां से कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस क्या, टेक दिस सब्जेक्ट ऑप्शनल पर सो इट इज पॉसिबल टू क्रैक द। हाँ हाँ, पीएसआईआर से आप क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएसआईआर से क्रैक कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से कैसे, सब तरीके से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप एंजॉय करो। बढ़िया से ऑप्शनल लो, बढ़िया से पढ़ो उसको। Okay, so now I will close this session and I will thank the यूपीएससी टाइम इंडिया। एंड यूपीएससी टाइम इंडिया ने अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड करी कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाया। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो। एंड यूपीएससी टाइम इंडिया का मैंने पहले भी वो किया है, मतलब सेशन लिया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। एंड इनको मतलब अच्छे लोग हैं यार, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरा तो आपको बता ही दिया, इंस्टाग्राम पे तपेंद्र काका एंड टेलीग्राम पे लोग से, तो आप देख लेंगे। एंड ओके, गुड बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट प्रीलिम्स के लिए। एंड कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे अप्रोच कर लेना, यूपीएससी टाइम्स इंडिया को अप्रोच कर लेना। नाउ आई विल एंड दिस सेशन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।